2026 की तैयारी रूटीन नहीं जुनून बनेगी, क्योंकि आ गए हैं आपके मैथ्स के टॉपर मिस्टर अनु सिंह, जिन्होंने 2016-2017 में मैथ्स के पेपरों की बखिया उखेड़ी है। वो लेके आ रहे हैं एक स्पेशल सी सीरीज, और इस सीरीज का नाम होने वाला है 50 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक ऐसी सीरीज होने वाली है जिसमें आप लगभग पूरा, चाहे अर्थमेटिक की बात करें, चाहे एडवांस की बात करें, चाहे उसके कैलकुलेशन की बात करें, सब कुछ कवर करने वाला है। सबसे स्पेशल बात यह है कि अगर 2026 में आप सीरियस हो और आप चाहते हो अनु सर की तरह 100% स्कोर करना और अपने एग्जाम को टॉप करना, तो इस सीरीज की पहली वीडियो से लेके आखिरी वीडियो तक आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ये शिक्षक थोड़े ज़्यादा सीरियस है, फन लविंग उतने नहीं हैं, जोक्स नहीं क्रैक करते हैं, लेकिन इतने सीरियस हैं कि एक बार आपने क्लास स्टार्ट किया और आखिरी तक गए तो आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और 2026 में आपका रिजल्ट दिलवा के मानेंगे। और अगर आप थोड़े से भी मेहनती हुए ना तो आपके 100% स्कोर करा देंगे। तो इस सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी पहली वीडियो यूनिट डिजिट और इसके एप्लीकेशन को। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और आगे का सेक्शन अनु सर। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल सीरीज में। आज हम लोग मैथमेटिक्स की एक बहुत यूनिक सीरीज, नाम है टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2026 का कोई भी एग्जाम हो, मैथमेटिक्स में आपकी ये सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। उसके पीछे की वजह यह है कि नो डाउट आप टॉपिक को तो पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन ये सीरीज जो रहेगी इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि आपके अंदर वो समझ पैदा कर सके, वो एक अप्रोच पैदा कर सके, जिससे कि आप एग्जाम में या आपके मॉक टेस्ट में सवालों को देखने का आपका नजरिया बहुत यूनिक हो, बहुत अपडेटेड हो। एक चीज और आपको समझा दूं, ये सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट डिजिट है। और न सिर्फ हम आज के टॉपिक की बात करें, ये जो सीरीज आपके लिए प्लान करी गई है, इस यूनिट डिजिट के बारे में हम जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये आप पूरी सीरीज समझ लो कि ये 50 क्वेश्चन की सीरीज कुछ इस तरीके से चल, पूरी प्रॉपरली फ्रेमिंग के साथ में। ये पहला टॉपिक यूनिट डिजिट, और इसका यूज हम लोग करने वाले हैं कॉन्सेप्ट समझने में और कैलकुलेशन की अप्रोच को सीखने में। सेम उसी तरीके से अगला टॉपिक डिजिटल सम है, राइट। इस तरीके से सारे टॉपिक आपके प्लान रहेंगे, ये आगे भी चल रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम पहुंचे मेंसुरेशन पर, अगर पहुंचते तो मेंसुरेशन में फॉर्मूला, और फॉर्मूले के साथ साथ उनके सवालों के लिए हमारे पास क्या क्या अप्रोचेस होनी चाहिए, उन सभी तरीके से बात की जाएगी। वहीं पर अगर ट्रिगो की बात करी जाए तो ट्रिगो में जो हमने आपको 3-4 बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, लाइक डायरेक्ट रिजल्ट्स हो गए, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट हो जाता है, ऐसे कई चीजें रहेंगी। हाइट एंड डिस्टेंस का एक मैजिकल फिगर कॉन्सेप्ट है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के अप्रोक्सीमेट 70 से 80% सवाल कवर होते हैं। ऐसी सब चीजों का कॉम्बिनेशन, कलेक्शन आपको इस पूरी सीरीज में मिलना है, और ये पूरी सीरीज इंटायर मैथमेटिक्स को कवर कर रही है। तो अगर आप डे 1 से पूरी सीरीज आखिरी तक देखते हैं तो नो डाउट हर एक लेक्चर के बाद में आप अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज जरूर फील करेंगे, और एक बेहतर चेंज, राइट। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो अपनी जो क्लास है वो आप पूरी रेगुलरिटी, पूरी कंटिन्यूटी के साथ देखना शुरू कीजिए, और समझते हैं अपने आज के सेशन को। बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत डीप में समझेंगे, और हाँ, तरीके ऐसे रखेंगे कि हम सवाल को कोशिश करें कि बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकें। आप रैंक होल्डर तब बनने के आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप मैथमेटिक्स जैसे स्कोर सब्जेक्ट में एक भी सवाल ना तो छोड़ के आए और ना ही गलत करके आए, क्योंकि ये वो 4 सेक्शन में इकलौता ऐसा सेक्शन जहां पर आप 100% मार्क्स पूरी श्योरिटी के साथ रीच कर सकते। तो यहां पर अगर आपका एक भी सवाल छूट रहा है या एक भी सवाल गलत हो रहा है, तो मेरा मानना है कि आपका नुकसान है। जहां पर पॉइंट्स में नंबर की होड़ लगी हो, वहां आप एक सवाल छोड़ करके 2 नंबर मेंस में है तो 3 नंबर का नुकसान करो, तो मेरे हिसाब से जो बहुत बड़ा नुकसान है वो नहीं हो। इस चीज को कंसिडर करते हुए ये सीरीज आपके लिए प्लान की गई। तो इस सीरीज को पूरा स्टार्ट से एंड तक देखना है आपको, राइट। और ऑब्वियसली जब आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा खुद में, जब आपको सीरीज की वैल्यू समझ में आ रही होगी, जो आप देख रहे होगे, तो ऑब्वियसली आप खुद ही कंटिन्यू करोगे, उसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा लगेगा तो फिर क्यों ही कंटिन्यू करो, ठीक है। वैसे अच्छा लगेगा इस चीज के लिए यहाँ बैठे। अच्छा, अब इसके बाद में मुद्दा करते हैं। आज का टॉपिक है आपका यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट आपके सिलेबस में 2 तरीके से यूज हो। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का,
दो तरीके से कैसे यूज होगा, एक तो इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एनी एक्सप्रेशन। कई बार पावर पे पावर चल रही होती है, कई बार फैक्टोरियल यूज हुआ होता है, अलग अलग तरीके से कहते हैं कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो। ठीक है, इस पर हम लोग कभी डिटेल में फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का हमारा मुद्दा यूज इन कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स। अलग अलग टॉपिक से सवाल आते हैं जिनको सॉल्व करते हैं सभी बच्चे, लेकिन अगर उन टॉपिक में, उन सवालों में अगर हम यूनिट डिजिट को अप्लाई करते हैं तो कंपैरेटिवली हमारा आंसर बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आता है। तो कहाँ हमें यूनिट डिजिट अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, और किन किन टॉपिक्स में कैसे कैसे सवालों में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम एग्जाम्पल के माध्यम से प्रीवियस ईयर के लगभग 80 से 90 सवाल की सीट मैंने बनाई थी, जिसमें यूनिट डिजिट हम अप्लाई कर रहे थे, जिसके से लगभग स्टार्टिंग के 35-40 सवाल हम लोग स्क्रीन पर लिख करके आए, और उन सवालों को आपको समझाएंगे हम, आप सीखोगे और उसके साथ साथ सवालों को सॉल्व भी करोगे। स्टार्टिंग के 2-4 सवालों में आप कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे, फिर उसके बाद आप खुद ही अप्लाई करोगे, एंड लास्ट में फिर जो बची हुई सीट है वो हम आपको होमवर्क में दे देंगे, जिसको आप घर पे लगाएंगे, लेकिन सिर्फ यूनिट डिजिट लगाएंगे। जैसे जैसे मैं आपको सिखाता जाऊं, आपको बस भरोसा करके, ट्रस्ट करके, वैसे वैसे ही मेहनत कर। चीज मैं आपको बताऊं, मैं बोल देता हूँ कभी कभी कि मैंने 2 बार टॉप किया। जनरली सब लोग वैसे बोलते हैं कि अगर कोई और टॉप करता तो अभी तक गला फाड़ फाड़ के दुनिया में सुना चुका था, तुम क्यों नहीं बोलते हो। मैं इतना भी अगर बोल देता हूँ तो उस चीज को लेकर के मेरा भाव एक ही रहता है कि अगर मैंने कभी बोला कि यार मैंने 2016-17 टॉप किया है, तो उसके पीछे का पर्पज ईगो, घमंड नहीं है। अगर मैं आपको बताता हूं कि मैंने 2016-2017 दोनों बार मैथमेटिक्स टॉप किया है, तो उसके पीछे की वजह यह है कि आप भरोसा करो कि आप सही हाथों में। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यूनिट डिजिट को हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन कोड के तरीके। कैलकुलेशन कोड क्या होता है? कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत एक अलग यूनिक नजरिया देते हैं, आपकी कैलकुलेशन को तेज करने में आपकी हेल्प करते हैं। जिनमें से यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, मल्टीपल अप्रोच होगी। जब आप ये देखते हो कि सर 7 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल अप्रोच होगी। अप्रोक्सीमेशन एक बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है। कंपैरिजन मैं कई सवालों में यूज करना सिखाता हूँ आपको, है ना। इवन मेंस के कुछ सवालों में कंपैरिजन से आपने देखा था कि बिना पेन चलाए हमने सवालों को सॉल्व किया, इवन आपने भी किया होगा। ऑब्जर्वेशन एक बहुत यूनिक अप्रोच। अच्छा, एक चीज मैं आप सभी को बताऊंगी, जितने भी कैलकुलेशन कोर्स के अप्रोचेस हैं, चाहे यूनिट डिजिट हो चाहे डिजिटल सम, ये सही आंसर को फिगर आउट करने में आपकी हेल्प नहीं करते। आप इनकी मदद से सही आंसर फिगर आउट नहीं कर पाते हो। अब आपके साथ एक लूप रहता है कि जब भी आप एग्जाम देते हो तो वहां पर 4 ऑप्शन, ए बी सी और डी। सही आंसर फाइंड करने के 2 तरीके। एक तरीका ये होता है कि इन 4 में से एक जो सही आंसर है हम उसको फाइंड आउट कर लें, मेथड नंबर 1। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हम 3 गलत आंसर फिगर आउट कर लें कि भाई ये 3 तो आंसर नहीं हो सकते हैं, तो बचा हुआ चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस दूसरे मेथड को हम बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, कि हमने 3 गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी, ये सब के सब कॉन्सेप्ट आपके ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की तरफ काम करते हैं। इनसे आप सही आंसर फिगर आउट नहीं करते हैं, इनसे आप गलत आंसर को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात समझ, उसके बाद में एक और सिचुएशन चलती है इन 3 कॉन्सेप्ट के साथ, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम और मल्टीपल अप्रोच। कई बार आपके सवालों में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं। एग्जामिनर कह देता है कि दशमलव के 2 अंक तक वैल्यू बताइए, है ना, या हमें इसके निकटतम पूर्णांक में आंसर दीजिए। दैट मीन्स वो आंसर एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं है। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी तो ये सारा डाटा हमारा काम नहीं करता है, राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप कैलकुलेशन कोर्स समझ गए, और आज का जो हमारा मुद्दा है आप समझ पाए होंगे कि आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। नो डाउट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लेकिन इस पर भी डिटेल में चर्चा करें कभी और। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज ये कि हम पूरी मैथमेटिक्स के अलग अलग टॉपिक में यूनिट डिजिट पर कैसे काम। सबसे पहले तो समझते हैं कि यार यूनिट डिजिट होता क्या है।
फिर उसके बाद में इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओके, इधर आ जाइए, सिखाना है इन सबको। ओके, चलिए, तो हेडिंग डालते हैं अपना यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब हो गया इकाई का। जो थोड़े बहुत पुराने बच्चे हैं वो इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे, जो नए बच्चे हैं वो टेंशन नहीं लो, उनको समझाने के लिए हम बैठे। तो यूनिट डिजिट इकाई का कोई भी एक नंबर है, जैसे मैंने बोला कि 790, तो आपको भी पता है ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़े का अंक होता है। तो हमारी आज का जो डिस्कशन का मुद्दा है वो ये है इकाई का। अब इकाई का अंक जरूरी क्यों है? क्योंकि जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन, इकाई का अंक अपने यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन के साथ फॉलो कर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको कुछ छोटे नंबर दूं, मैं आपसे बोलूं कि 12 गुना 16, मैं आपसे बोला इनका गुणा कीजिए, तो जब आप इनका गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे बोले सर 192 इनका गुणा होगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर मैं इसी कैलकुलेशन को सिर्फ यूनिट डिजिट पर कैलकुलेट करूं कि मैं इस संख्या का यूनिट डिजिट 2 ले लूं, इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 ले लूं, बीच का सिंबल कैरी कर लूं, तो हमारा जो भी आंसर आएगा, संख्या नहीं लिखेंगे, 6 दूनी 12, 12 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? और सर 6 दूनी 12 होगा, इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। तो कैलकुलेशन हमारी ये होती है कि आगे संख्या कुछ भी होगी बट उसका आखिरी का अंक 2 ही होगा, तो यूनिट डिजिट जो है वो अनचेंज्ड है। तो इस कॉन्सेप्ट पर, इस बेस पर हम कहते हैं कि हमारी कोई भी कैलकुलेशन हो, चाहे तो हम पूरी की पूरी कैलकुलेशन करें या सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट डिजिट पर कैलकुलेशन कर लें, दोनों का मतलब सेम ही होगा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर लिखूं, मैं आपसे बोलूं कि हमें कहीं पर 21 का क्यूब लिखना है, तो एक तरीका तो ये होता है कि सर 21 का क्यूब कितना हो जाएगा? बोले सर 92 61 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो मैं सीधा क्या करूंगा? मैं 21 नहीं उठाऊंगा, मैं कहूंगा इसका यूनिट डिजिट 1 उठाओ, और 1 का क्यूब कितना होगा? बोले सर 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो संख्या आगे कुछ भी होगी बट उसका यूनिट डिजिट 1 ही है। जैसे अगर मैं कहीं पर आपसे लिखूं कि मुझे 32 का स्क्वायर लेना है, अब 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। तो चाहे तो हम 32 का स्क्वायर निकालें, या फिर अगर हम यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर जो भी होगा संख्या, उसका आखिरी का अंक 4 होगा। तो इस तरीके से ना सिर्फ ये यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब में, ये आपकी पूरी मैथमेटिक्स जो भी आपके एप्लीकेशन होते हैं, चाहे वो सम हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, रेशियो, रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, सब जगह पर काम करता है, राइट? तो हम अपनी कैलकुलेशन को पूरा ना करके हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर कैलकुलेट, ये हमारा आज का उत्तर है। अब किन सवालों में हमें यूनिट डिजिट को अप्लाई करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप पेपर देने के, प्री का पेपर देने के, उसमें 25 सवाल आए तो क्या 25 के 25 सवालों में हमें यूनिट डिजिट को यूज करना है? नहीं। एक बात, सबसे पहले आप अपने एग्जाम के बैठने को, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे मैं प्री का कोई भी एग्जाम ले रहा हूँ जिसमें 25 सवाल, अब अगर आप इन 25 सवालों में हर एक सवाल को सॉल्व करने बैठ गए, मेरी बात को समझना मेरे भाई, अगर आप हर एक सवाल को सॉल्व करने बैठ गए तो ऐसा तो है कि आप सॉल्व तो कर जाएंगे, लेकिन आप टाइम को ज्यादा खर्चा कर देंगे जो कि आपके पास ज्यादा होगा नहीं। तो जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं, जो रैंक पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि इन 25 सवालों में ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 सवालों को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, ज्यादा से ज्यादा। बोले बाकी के सवालों में क्या रहता है? बाकी के सवालों में आपके नए नए मेथड, जैसे कंपैरिजन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, कई बार यूनिट डिजिट हो गया, कई बार डिजिटल सम हो गया, है ना, कई बार मेंटल कैलकुलेशन हो गया, अलग अलग तरीकों से उनको प्रॉपरली सॉल्व नहीं करते हैं, उनको बीच में कोई ना कोई तिकड़म फंसा के उन 12 14 15 सवालों को ब्रेक करते हैं। तो जहां पर 12 14 15 सवालों को सॉल्व करने में बाकी के बच्चे 14 से 18 मिनट का टाइम लगा रहे होते हैं, वहां पर ये सिलेक्शन लेने वाले लड़के ये उन 14 से 15 सवालों को सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 मिनट का टाइम लेते हैं। यहीं से गैप क्रिएट हो जाता है और वो बचे हुए टाइम को अपने अगले सवालों में दे करके एक तगड़ा परफॉर्मेंस देके आते हैं, है ना? आपको भी अब उन्हीं में आना है। अब एक बात समझ, हम यूनिट डिजिट को अप्लाई कहां? देखो यूनिट डिजिट, अब जैसे सपोज करो कि मैंने कोई ये क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है,
ये क्वेश्चन लिखा है। अब इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन लिखे ए, बी, सी और डी। अब यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शन लिख दिया, सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पर 22, यहाँ पर लिख दिया मैंने 32, है ना, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 34 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 42। तो क्या अब आप इस सवाल को यूनिट डिजिट से लगाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से सॉल्व भी किया तो आपको पता है कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट कुछ भी आ सकती है, और पता लगा कि यार उसकी यूनिट डिजिट 2 आ गई। अब आप कैसे जज करोगे कि 22 सही है या 32 सही है या 42 सही है? तो सबसे पहला पॉइंटर आपको यह मिला कि सर हम यूनिट डिजिट वहां पर अप्लाई करेंगे जहां पर चारों ऑप्शन यूनिट डिजिट अलग अलग। अगर 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन के यूनिट डिजिट मैच कर रहे हैं तो वहां पर हम यूनिट डिजिट की अप्रोच को अप्लाई की, है ना। अच्छा, और भी कई लूप्स बताएंगे इसके अलावा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट कौन सा? बोले सर यूनिट डिजिट हम वहां पर अप्लाई करेंगे जहां पर एग्जामिनर हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पर चर्चा करे। अगर उसने हमसे अप्रोक्स वैल्यू पूछ दी तो वहां पर भी हम यूनिट डिजिट को अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, अब चलो आपको एक दो एग्जांपल समझाते हैं, फिर उसके बाद आप ज्यादा अच्छे से। जैसे आपके एग्जाम का एक सवाल दिया है MTS 2024 का। अब ये मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन, इसको एक बार चला डिटेल में समझते। इन्होंने बोला एक शंक्वाकार गुफा है, उसको हम 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 48 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक ठोस वृत्ताकार सिलेंडर से ड्रिल कर रहे हैं। एक हमारे पास सिलेंडर रखा हो इस तरीके से, ठीक है, और इसका आधार दे रखा है आपको 48 सेंटीमीटर का और इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने सिलेंडर को ऐसे बना दिया है। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि नहीं सर हम तो सिलेंडर ऐसे बनाते हैं, हमें तो ये वाला अच्छा, आपको जैसे भी अच्छा लगे आप बना दीजिए, कोई रोक टोक। तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर की हाइट और ये हो गया 48 सेंटीमीटर का व्यास। करेक्ट है। अच्छा, इसमें से हमने एक कोन को ड्रिल किया। अब अगर हमने एक कोन को ड्रिल किया तो इस तरीके से कोन ड्रिल कर लिया, ठीक है, जिसकी ऊंचाई और आधार सिलेंडर के समान ही है। ये हमारा राइट। आपसे कह रहे हैं कि जब हमने ये कोन को ड्रिल करके बाहर निकाल लिया तो जो भी बचा हुआ हमारे पास फिगर बचा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना। अब ये सवाल है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेट करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर 11 और 7 का मल्टीपल नहीं देख सकते क्योंकि सब जगह पर पाई दे रखा है। तो 11 और 7 का मल्टीपल देखने का उतना ज्यादा कोई नजरिया बचता है। 11 और 7 का मल्टीपल आप तब देखते हैं जब पाई को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, पाई को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यार ये भी यहाँ पर फंस गया जाकर के। अब इस सवाल को आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? बोले सर अगर ये 24 है, ये पूरा 48 है, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अगर हमें हाइट दे रखी है 7, तो 7, 24, 25 ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट भी आपकी कैलकुलेशन में एक इंप्रूवमेंट देता है। और अगर आप अपने इस पूरे चार्ट को देखें तो इसमें एक हमने टॉपिक रखा हुआ है ट्रिपलेट का, कहीं पर है यूज ऑफ ट्रिपलेट एंड क्यूबिक ट्रिपलेट। क्यूबिक ट्रिपलेट क्या होता है ये भी आपको समझाएंगे हम, कि जैसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि 3 गोले हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, इनको पिघलाकर हमने एक चौथा गोला बनाया, उस गोले पर चर्चा करेंगे। तो ये क्यूबिक ट्रिपलेट का पार्ट है। 3, 4, 5 के अगर क्यूबिक अगर ऐड करेंगे तो ये 6 का क्यूब होता है ना। 1 का, 6 का, 8 का अगर क्यूब टोटल करोगे तो ये 9 का क्यूब होता है। तो ये सब क्यूबिक ट्रिपलेट है। ये बहुत अलग अलग चीजें, बहुत बेहतर चीजें आपको सिखाई जाएगी इस पूरी सीरीज में। तो हम वापस अपने सवाल पर पहुंचते हैं। तो अब अगर हम यहां से निकालना शुरू करें तो इस पूरे कोण का, ये पूरा जो बचा हुआ फिगर है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई RH। फिर उसके बाद में ऊपर वाले सर्किल वाला एरिया दैट इज पाई R²। और फिर उसके बाद में कोण के अंदर जो कोण का वक्र पृष्ठ है दैट इज पाई R। अब ये इस सब को आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, राइट। उस समय कम से कम लगे तो हम लगे। अब अच्छा, इसमें यूनिट डिजिट कैसे लगेगी वो भी समझाएंगे। पहले एक बार इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला सवाल है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से मैं पाई कॉमन ले लूंगा सब जगह से, क्योंकि पाई हमारा आंसर में जा रहा है। फिर उसके बाद में 2 R की वैल्यू 24 है भाई, इंटू 7।
फिर प्लस पाई कॉमन ही पहुंच गया तो आर की वैल्यू 24 का स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस पाई कॉमन पहुंच गया तो आर की वैल्यू 24 और गुना एल बराबर 25। अब इसको कैलकुलेट करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर मैं कैलकुलेट ना करके मैं देखूं पाई तो सब जगह उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर हम देखें तो यूनिट डिजिट 2, 6, 0 और 4 है। तो सर हमारा यूनिट डिजिट अलग अलग है, क्या हम यूनिट डिजिट अप्लाई करें? तो यूनिट डिजिट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे, बोले सर पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। 4 दूनी 8, यहां से 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, इस पूरी कैलकुलेशन की यूनिट डिजिट 56 का मतलब 6 आएगी। सिर्फ यूनिट डिजिट पर कैलकुलेट करना है, कैसे? 2 चौको 8 और 8 सत्ते 56। अब जैसे ये 24 का स्क्वायर लिखा है तो 4 का पढ़ेंगे, 24 नहीं 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 16 का मतलब 6। अब इसी 5 चौको 20, यहाँ का यूनिट डिजिट कितना आएगा? बोले सर 0 आएगा। और बीच में चूंकि सम लगा है तो जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? बोले सर जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 और 6 12 2 होना चाहिए, और 2 यूनिट डिजिट सिर्फ एक सवाल। क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 सवाल ऐसे हैं तो मैंने थोड़ा सा लेंथी रखती हैं। अभी आपको बिल्कुल पहले मैं 2-3 सवालों में आपको एप्लीकेशन समझा दूं कि यूनिट डिजिट कैसे काम करना है आपको, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर वे में धीमे धीमे करके लेकर, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। बाकी अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तब भी आप 15-12 पर पहुंचोगे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम आपने सेव, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले सवाल में एक और सवाल इन्होंने बोला, एक लंबवृद्धि शंकु के आधार की त्रिज्या 9 है और तिर्यक ऊंचाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे भाई पाई आर। पाई को इन्होंने यूज कर लिया तो इसका मतलब 22/7 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 9 और एल बराबर दे रखा है 49। अगर हम कैंसिल करेंगे तो अगर 7 से कैंसिल किया 7 बार जाएगा, राइट? अब इसके बाद क्या किया जाए? बोले सर अब यूनिट डिजिट पे जाएंगे तो 2 9 18, 8 आया, 8 7 56, जो भी आंसर होगा तो यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, ऑप्शन ए करें। सवाल मैं ये नहीं कह रहा कि इस सवाल को आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से सॉल्व करने के आपके पास कई तरीके हैं। जैसे मैं एक टेबल बनवाता हूं तो वहां पर क्या लिखा है? बोले सर 22/7 आर इंटू 49, ये लिखा हुआ। तो आप गौर से देखें तो ये लिखा है 3 का स्क्वायर और ये लिखा है 7 का स्क्वायर। अप्रोच समझा रहा हूं कि कौन कौन सी अप्रोच हो सकती है। बोले सर 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है पाई इंटू 21 का स्क्वायर। आपको एक टेबल याद रहती है कि अगर रेडियस 7 है तो पैरीमीटर 44 होता है और एरिया 154। रेडियस अगर 14 है तो पैरीमीटर 88 होता है और एरिया 616। वहीं पर रेडियस अगर 21 है तो पैरीमीटर 132 होता है और सर्किल का एरिया 1386। तो आप बर्बली भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट क्यों लगा पा रहा हूँ? क्योंकि हमने सबसे पहले देखा कि हमारे चारों ऑप्शन, अगर चारों ऑप्शन अलग है तो एक नया मेथड आपके लिए और आ जाता है कि सर इसको हम यूनिट डिजिट से भी चाहे तो ब्रेक, और ऐसे एक नहीं कई ऐसे सवाल होते हैं जहां पर यूनिट डिजिट अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उन सवालों को आप किसी और तरीके से लगाएंगे तो आप प्रॉब्लम में जाए। कैलकुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक एस्पिरेंट के लिए, खासकर एग्जाम के दौरान। तो ये यूनिट डिजिट वो तरीका है तो आपको कैलकुलेशन वगैरह से बचा सकते। अच्छा, तो इस सवाल को हम ऐसे भी लगा सकते हैं। बाकी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट भी कर जाएंगे। 22 गुणे 9 हो जाएगा 198, और उसके बाद अगर इसको 7 से गुणा करते हैं तो 7 8 56, हासिल 5, 7 9 63 और 5 68, हासिल 6 7 6 13। गुणा करके भी आप 1386 पर पहुंचे। या फिर अगर आप चाहें तो बोले सर 7 9 और 11 किसी का भी मल्टीपल देख लो। तो अगर 9 का मल्टीपल देखते हैं तो ये 6 5 11 12 2 14 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 4 10 11 9 का मल्टीपल नहीं है। ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, इकलौता 9 का मल्टीपल बैठा है। तो आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो, लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो है सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट। आज हम किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट। उम्मीद करते हैं कि इतनी देर में पूरी चीजें आप समझ पाए होंगे और अब सवालों को थोड़ा आप भी समझिए और आप भी सुनिए। पहला क्वेश्चन जरा आपको इन्होंने दिया है 9 अंकों की एक संख्या है, एक बड़ी सी संख्या दे रखी है इन्होंने और बोला कि 36 से डिविजिबल है, 36 से कट रही है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए 10x² - 3y² का मान क्या?
अब नो डाउट इस सवाल को आप नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब आप नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं देखूं कि हमारे आंसर का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो क्यों ना हम इस पर यूनिट डिजिट का गेम खेल लें। इन्होंने हमसे बोला है कि 36 से डिविजिबल है, तो सीडीआर के अकॉर्डिंग कोई भी संख्या 36 से तब कटेगी जब वो 9 और 4 से कट रही है, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। तो 4 की डिविजिबिलिटी हमसे ये कहती है कि आखिरी के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। दैट मीन्स वाई का सबसे बड़ा मान क्या हम 9 रख सकते? बोले सर नहीं रख सकते, 98 4 से नहीं कटेगा। तो हमने कहा फिर क्या रख सकते? बोले सर 8 रख लो, काम बन जाएगा। तो y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या निकल के आ गई? 8। चलो y की जैसी सबसे बड़ी वैल्यू 8 आई, अब हम अपने सवाल पे पहुंचे। मैं अगर यार गौर से देखूं x कोई ना कोई एक नंबर ही होगा, डिजिट है, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, बट x कोई ना कोई एक नंबर ही होगा। और अगर मैं उस नंबर को 10 से गुणा कर रहा हूं, तो जो भी हमारे पास ये संख्या आएगी, इसका आखिरी का डिजिट कितना होगा? 0। अच्छा, y की वैल्यू 8 कन्फर्म है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? आप कहेंगे सर 8 8 64 का 4 और 4 दिया 12, 12 का मतलब इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। अब आप खुद देखो, कोई एक बड़ी सी संख्या लिखी है, उसका आखिरी अंक 0 है, और उसमें से हमें एक ऐसी संख्या घटाएंगे जिसका आखिरी अंक 2 है, तो कैसे घटाएंगे? बोले सर 0 अगर है तो एक कैरी लेकर के इसको हम 10 बनाते हैं। कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखी है, कोई बड़ा सा नंबर है 0 है लास्ट में, और एक संख्या और लिखी इसके लास्ट में 2 है, तो कैसे घटाओगे इसे? आप कहोगे सर एक कैरी लेते हैं, यहां से कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। ऐसे ही घटाते हैं आप, और जब 10 घटाएंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसका आखिरी का अंक, आंसर क्या आएगा हमें नहीं पता है, लेकिन आखिरी का अंक सिर्फ और सिर्फ 8 होगा, ये कंफर्म है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ 8 देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 8 है। ओके सवाल। अब अगर इस सवाल को आप डिटेल में सॉल्व करना चाहो, मैं आखिरी सवाल है जिसको डिटेल में और सॉल्व करते रहे आज के सेशन के लिए। इस सवाल दे रखा है आपको 7x79 251 बाई 8। तो y का यहां पर सबसे बड़ा मान कितना हो गया? तो सर y का सबसे बड़ा मान हो गया 8, राइट। अब हमें 9 की डिविजिबिलिटी अगर लगानी है तो देखो 9 9 18, ये खत्म हो गया, 1 9 ये खत्म हो गया, फिर 7 7 14 और 5 19, एक बचा तो ये आ जाएगा 2 + x। अब x की ऐसी वैल्यू ले लो जो 9 से कट जाए, तो आपका आंसर x बराबर 7, x बराबर 7 निकाला। अब उसके बाद में आपको जो फाइंड आउट करना है कि 10x² माइनस का 3y², करेक्ट है। तो ये 7 का स्क्वायर 49, मतलब 490 में से 64 गुना 3 192। अब अगर इसको आप घटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 200। आपके पास एक तरीका ये है जिससे बच्चा कर रहा होगा, एक ही है जो आप करके निकल जाएंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ से ऑब्जर्व करना है, सवाल को सॉल्व करना है, तो तुम्हें समझाएंगे, तुम्हारा गेम तो यहीं खत्म हो गया था। तो इस सवाल को बाकी बच्चे 30-35 सेकंड में कर रहे होंगे, आप 4-5 सेकंड में करके भाग जाओ। लेकिन बस ऑब्जर्व क्या किया? बोले सर ऑप्शंस अलग, ऑब्जर्वेशन ध्यान देना। दूसरे पॉइंट मैंने क्या बताया? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना पूछिए, इसको भी ध्यान रखिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन। इन्होंने कहा ये गुणा करो, ये सवाल CHSL। और एक चीज और, ये जो भी ऑप्शन है ये आप सवाल गूगल कर लेना, एग्जाम में यही सवाल पूछे, एग्जाम में सेम ऑप्शन के साथ में पूछे। तो ऐसा नहीं कि हमने ऑप्शन अपने हिसाब से डिजाइन कर लिए, अपना वो काम ही नहीं रहता, बड़ा सीधा सिंपल सरल तरीके से रहता है, राइट। चलिए, तो अब आपसे कहा कि अंतिम 3 अंक चाहिए। यार मैं अंतिम 3 अंक क्यों देखूं जब मैं देख पा रहा हूं कि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, और हमारा जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यह CHSL 2023 को पूछा गया क्वेश्चन, आपके एग्जाम का है, आसान सवाल था। एक और सवाल करूं फिर इसी बात पे। ये एक बड़ा लंबा चौड़ा सीरीज दिया है CHSL 2023 थर्ड शिफ्ट का ये सवाल। अब इस सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 तरीके बचेंगे। पता है कौन कौन से आपके पास? आज मैं आराम करूंगा, क्योंकि इस सीरीज में जब भी मैं इस तरीके से कोई सीरीज लेकर के आता हूं तो मुझे बस स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत देर आपसे कॉन्सेप्ट की चर्चा करनी होती है, उसके बाद तो आप लोग प्रो बन जाते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, 4 सवाल हुए डिस्कस, अभी तुम आज 40 सवाल लगाने वाले। 40 सवालों में आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स पूरी किस तरीके से निचोड़ी जैसे, ठीक है। चलिए फिलहाल इस सवाल को देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप 2 तरीके से सवाल को सॉल्व, एक तरीका ये होता है, बोले सर अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो इवन नंबर है वो सब प्लस में है, ऑड नंबर सब माइनस में, तो इवन एक साइड कर देंगे और ऑड एक साइड कर देंगे, और फिर हम सीरीज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 ये कहता है, जो ज्यादा दिमाग वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि सर यहाँ पर अगर हम वर्गांतर लगाएंगे
तो a माइनस बी तो 1 होगा, a प्लस बी, यहां इन दोनों की वैल्यू 7 आ जाएगी, चाहे 16 में से 9 घटा लो तब भी 7। वैसे ही अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, बोले सर ये लिखा है हमारे पास अल्टीमेटली 4 प्लस 3, फिर ये लिखा है 6 प्लस 5, ये लिखा है 8 प्लस 7। तो इस तरीके से 92 प्लस 91। तो क्या मैं अगर इस सीरीज को दोबारा से हटा के लिखूं, क्या मैं इस सीरीज को ऐसे लिख सकता हूं कि 3 प्लस 4, 5 प्लस 6, और ये इस तरीके से जाते जाते 91 इंटू 92, ये इस तरीके से बनेगी। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, काम कर रहे हैं आप लोग। बोले सर यहां से अगर यहां तक देखे जाए हमारे पास टोटल 90 टर्म है, 90 टर्म्स है ना। फिर हम क्या करें, बोले सर अब अगर हम चाहें तो अगर हमें इसका सम चाहिए तो सम बराबर होता है एवरेज इंटू टोटल नंबर, यस और नो। बोले बिल्कुल होता है। अब बोले टोटल नंबर कितने हैं, मैंने कहा 90, बहुत अच्छी बात है। एवरेज कितना है, बोले सर जब डिफरेंस सेम होता है तो फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ऐसा करके पूरी महाभारत करके आप इस सवाल को सॉल्व कर दोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं एक नजरिया मेरा भी लो ना, जरूरी है आपको। जब अगर आप गौर से देखो तो आपके चारों ऑप्शन यूनिट डिजिट पे खेल रहे हैं, आपके चारों ऑप्शन यूनिट डिजिट पे खेल रहे हैं, तो क्यों ही हमें ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ी। यार आप ऐसे समझ रहे हैं एक बात को, एक बात बताओ, यहां पर 92 तक टर्म दिए गए और आगे के 2 टर्म गायब है, तो इसका मतलब टोटल टर्म कितने हैं, बोले सर 90। क्या ये काम आप बर्बली कर जाओगे, बोले बिल्कुल। मैंने कहा 90 में अगर गौर से देखो तो 45 इवन है, ये भी तुम अभी ऑब्जर्व ही कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो, और 45 ऑड है, बोले बिल्कुल, ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मैं इवन नंबर प्लस इवन नंबर प्लस इवन नंबर, मैंने 45 की बात करी, इवन नंबर प्लस इवन नंबर प्लस इवन नंबर प्लस इवन नंबर, सभी इवन नंबर्स को जोड़ दूं तो इनका सम भी कैसा हो जाएगा, अच्छा माइनस एक ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर, 4 ऑड नंबर, ऐसे अगर मैं 45 ऑड नंबर, देखो अगर आप 2 ऑड नंबर को जोड़ोगे तो सम इवन आएगा, 4 ऑड नंबर को जोड़ोगे तो सम इवन आएगा, 5 ऑड नंबर को जोड़ोगे तो सम ऑड आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो वैसे ही अगर मैं 45 ऑड नंबर को जोड़ूंगा तो इनका सम भी कैसा आएगा, तो सर ऑड आएगा। वेरी गुड, हम यूनिट डिजिट पर ही खेल रहे हैं ना। अब अगर मैं इवन में से अगर ऑड घटा रहा हूं तो बच्चा तुम ही बताओ तुम्हारा आंसर कैसा होगा। अगर मैं इवन नंबर में से ऑड घटा रहा हूं तो आपको पता है बोले सर जो आंसर होगा वो अपने आप में एक ऑड नंबर होगा जो कि एक ही है, ऑप्शन डी, ये सिर्फ 2023। और ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ये लिख के जरूर मैंने बताया, बाकी सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। एक अच्छा सवाल, एक और सवाल, ये सवाल सीडीएस में आया, ये सवाल सीजीएल 2020 में आया है ना। और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं का एक साथ गुणा किया जा रहा है, राइट। तो हमें बताइए कि इसका गुणनफल का इकाईकांक क्या होगा। अब विषम अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, बोले सर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर आगे कितना होगा हमें नहीं पता। लेकिन यहां पर एक बड़ा स्पेशल नंबर आ गया है, दैट इज 5। अब 5 अगर आए तो 5 की एक खासियत है कि उसका जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी 2 ही डिजिट हो सकती हैं, एक तो 5 हो सकती है और एक 0 हो सकती है। अगर कोई नंबर 5 है, 5 से गुणा हो रहा है, तो उसका यूनिट डिजिट 2 ही हो सकते हैं, तो 5 हो सकता है, 0 हो सकता है। और 0 तब होगा जब हमें कहीं पर भी एक इवन नंबर मिल जाए। आपको पता है यार कि इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि हमें इवन को रखना ही नहीं है। इवन को रखना नहीं है तो भैया तुम्हारा चांस खत्म। अब अगर 5 से गुणा कर रहे हैं तो मजबूरी है कि यूनिट डिजिट 5 ही होगा। उन्होंने वही पूछा कि इकाई का अंक बताइए, दैट इज 5, ऑप्शन सी करेक्ट। एक और सवाल हो गया है ना। चलिए ये सवाल, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक, आज का मुद्दा ही ये था कि यूनिट डिजिट के एप्लीकेशन को तो आपको अप्लाई करना है, लेकिन इन डिफरेंट चैप्टर्स। अब अलजेब्रा का ये सवाल है, इस सवाल को आप कैसे करते हैं वो आप समझिए, लेकिन इस सवाल पे सबसे पहली अप्रोच तो आपके, देखो जो कॉन्सेप्ट है आपके वो ब्रेक नहीं होंगे, वो तो आपके चलेंगे ही पैरेलली।
बट कैलकुलेशन के लिए हम यूनिट डिजिट यूज करेंगे। अब देखो, जैसे इन्होंने बोला है आपसे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ए बी बी सी सी ए बराबर 22। दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो आपको भी पता है कि सर एक वेरिएबल हमारा फ्री रहेगा, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं कहता हूं सर सी को गायब कर दो, तो सी को 0 रखा तो सी गया, और सी को गायब करने पर ये सब। तो ए बी बराबर 13 हो गया आपके पास, ए प्लस बी बराबर 13, ए बी बराबर 22, ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू। तो यहां पर एक तो आपका मेथड ये हो जाएगा कि अगर आप इसके फॉर्मूले पर जाओगे तो एक फॉर्मूला मैंने बताया कि आप ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3 ab कर लीजिए, मेथड नंबर 1। लेकिन अगर मैं सवाल को गौर से देखूं कि a प्लस बी अगर 13 है और यहाँ पर 22 दिख रहा है, 11 दूनी 22 है, तो क्यों ना मैं a को 11 और b को 2 मान लूं, मेरा तो काम बन गया। गुणा करने पर 22 भी मिल रहा है, जोड़ने पर 13 भी मिल रहा है, तो सवाल और ज्यादा आसान बन गया। अब क्या करना है? बोले सर 11 का क्यूब करेंगे, हमने कहा नहीं करेंगे, हम यूनिट डिजिट का क्यूब करेंगे। बोले सर 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8, तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 9, ऑप्शन सी। बात खत्म। सीपीयू 2024 का आया मजा। एक और सवाल लगाओ फिर अब। वाह, ये सवाल सबसे बड़ा सरदर्द है तुम्हारा, मैं कह रहा हूं लगा लो इस सवाल को 1 मिनट के अंदर। तुमने लगाए भी होंगे, यूपीएससी 2021 के एग्जाम में सवाल आया, और ना सिर्फ यूपीएससी, सीपीयू में भी एक सवाल आया था 2024 से, वो भी शायद एग्जाम्पल में पढ़ा होगा, है ना? इसमें नहीं होगा, तुम्हारी होमवर्क वाली सीट में पढ़ा होगा। अब ये सवाल आपके सामने, अब आप इस सवाल को अगर सॉल्व करने जाओगे तो आपको भी पता है कि सर टाइम लगेगा, क्योंकि मेथड क्या है? बोले सर 140 दिन यहां पर है, 140 दिन, फिर 240, 144, 240 और 320 दिन। सर इनका एलसीएम लेंगे, उतने में ही हमारा 1 मिनट हो जाएगा, है ना? जल्दी लगा लोगे, मैं कह रहा हूं 30 सेकंड। फिर इनके एलसीएम बाद इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर तीनों को जोड़ के एक साथ काम कराएंगे, डिवाइड करेंगे और फिर आंसर तक पहुंचेंगे। तो आपको भी पता अच्छी है। लेकिन इस सवाल को आप एक ऑब्जर्वेशन से ब्रेक कर सकते हो। वो ऑब्जर्वेशन क्या है समझाता हूं। जब भी आपको टाइम एंड वर्क में फ्रैक्शनल आंसर मिले तो मैक्सिमम जगह पर आपकी ये अप्रोच काम करती है भाई, मैक्सिमम जगह पर, है ना? अब ऐसा नहीं होगा कि पता लगाएगा चेयरमैन साहब, वैसे भी आजकल हम सब बहुत नजर रख रहे हैं, तो भी बहुत नजर रखते हैं, तो कहीं पता लगा उन्होंने लेक्चर देख लिया तो बोले ओह ये पर आके गया, बदलते हैं। तो हो सकता है आगे से चीजें ऐसी ना हो, बदल जाए। लेकिन अभी तक अगर आप देखोगे तो अगर फ्रैक्शनल आंसर है तो उसमें एक लूप क्रिएट होता है। बताओ कौन सा? देखो, अगर हम x, y और z का एलसीएम लेंगे, चूंकि 0 आ चुका है, तो जो भी इनका एलसीएम होगा, एलसीएम का मतलब क्या होता है? बोले सर एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क। एलसीएम को आप क्या बोलते हो? बोले सर टोटल वर्क बोलते हैं। और जो भी टोटल वर्क होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यस और नो, यूनिट डिजिट क्या होगा? और जो भी आपका नंबर ऑफ डेज होता है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो जो भी आपका आंसर है आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसका मतलब टोटल वर्क का यूनिट डिजिट हमें 0। अब जरा अपने आंसर को देखते हैं। एक एक इस फ्रैक्शन को नॉर्मल कैसे करोगे? आपको सर इसका गुणा करेंगे और फिर 10 में जोड़ देंगे, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? सर 1 एकम 1 और 0, इसका सर यूनिट डिजिट 1 होगा। हमने कहा नहीं, हमारे काम का 0, हमें 0 चाहिए, क्योंकि 144, 240 और 320 का एलसीएम लास्ट में 0 देगा, तो हमें 0 टोटल वर्क चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, यहां पर जब 1 दूनी 2 और 0, बोले सर इसका 2 हो रहा है, तो मैंने कहा ये भी गलत है, ये भी गलत है। अच्छा यहां पर आ जाइए, ये कितना होगा? सर 1 निम्न 9 और 0, बोले सर इसका 9 हो रहा है, तो हमने कहा ये भी गलत है। अब 3 गलत हो गए तो चौथा सही है, और चेक करो, बोले सर 1 गुणा 0, 0 प्लस 0, बोले सर इसका हो रहा है 0, जो हमें चाहिए था। तो जो सवाल आप 1 से 1.5 मिनट में कर रहे थे, यूनिट डिजिट की मदद से आपने 4-5 सेकंड में गिरा दिया। और अब टाइम एंड वर्क, एक काम करना, किताब सुनना अपनी टाइम एंड वर्क की, ऑप्शन देखना फ्रैक्शनल वाले जब मिले, लगाना ये तरीका दिखेगा, है ना? तो बस इस चीज का ध्यान रखना, बाकी इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अपने एक और सवाल। अब इस सवाल को देखो, ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है, और एवरेज का जब भी बेसिक क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि वो सिर्फ कैलकुलेशन जानने में इंटरेस्टेड है, वो आपसे
आपसे बोला जा रहा है कि एक वर्ष पहले 3 महीने में ललित की प्रति माह औसत कमाई 4,184 थी। अप्रैल में उसकी कमाई पहले 3 महीने की औसत कमाई से 50% ज्यादा रही। पूरे वर्ष के लिए उसकी जो एवरेज सैलरी वो है 17,553। तो मई से दिसंबर तक ललित की जो भी सैलरी थी उसका एवरेज सैलरी कितना। अब ये सवाल ऐसा है जो आप कर ले जाओगे, लेकिन सवाल पढ़ के आपको भी पता लग गया कि सर इस सवाल में एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ हमसे कैलकुलेशन करा रहा है, इसलिए उसने ऐसे नंबर भी दिए हैं कि जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो आपको टाइम, आप 4184 गुणा 3 करोगे, फिर 4184 का 3/2 निकालोगे, फिर उसके बाद में 17,553 को 12 से गुणा करोगे, फिर वो डाटा को घटाएंगे, फिर 8 से डिवाइड करके तब हम आंसर पर पहुंचेंगे। एग्जामिनर का पर्पज क्लियर हो गया कि भाई उसे आपका टाइम फिल करना, तो उसने कर दिया, 1.5 मिनट में कर लिया। लेकिन आपने अगर नजर तेज रखी तो आपने एक नजर दौड़ाई, बोले 3, 6, 8, 9, बोले सर यूनिट डिजिट अलग है सबका, हर एक ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग है। बोले सर अपना गेम खेल सकते हैं। मैं कैसे खेलेंगे? बोले सर देखो 3 महीने की अगर एवरेज सैलरी है, 3 महीने की एवरेज सैलरी कितनी है? बोले 4 रुपए। हमने कहा है ये क्या बात कर रहे हो, सैलरी तो 4184 है। बोले नहीं सर, हमें 4184 नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे काम की चीज दिख रही है 4, क्योंकि हम यूनिट डिजिट पे। हमने कहा तेज हो रहे हो बहुत। बोले हाँ होना है। अच्छा, फिर उसके बाद 3 महीने हो गए। अप्रैल की बात क्या है? बोले सर अप्रैल में सैलरी जो है वो 50% बढ़ गई, मतलब 1.5 गुना हो गई। अब अगर आप चाहे तो यूनिट डिजिट पर जाए, चूंकि 50% है तो 4 का डिविजिबिलिटी चेक कर लो। बोले 84 है, आधा करेंगे सर 42 हो जाएगा, और डबल करेंगे तो 26। मतलब जो अप्रैल महीने की जो भी सैलरी, मुझे नहीं पता सर, उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। बड़ी अच्छी बात। बोले सर बाकी के जो 8 महीने हैं उनकी यूनिट डिजिट एक्स है। हो गया 12 महीने का हिसाब किताब? बोले बिल्कुल, ये पहले 3 महीने, ये अप्रैल, और ये मई से दिसंबर तक का, मई से दिसंबर तक के जितने भी महीने उनका एवरेज का यूनिट डिजिट एक्स। बोले इतना सब करने के बाद 12 महीने की हमारी जो सैलरी है कितनी है, अब तुम बताओ। तो सर 12 महीने की एवरेज सैलरी, बोले 3 रुपए। गेम समझ में आया क्या सिखा रहा? अब बोले सर 12 तिहाई 36 नहीं, 4 तिया 12, 6 और 2 8। अगर ये 8 उधर जाएगा, आपके पास बचेगा 8 इंटू एक्स बराबर 6 माइनस 8। तो क्या हम -2 रख दें मेरे भाई? बोले नहीं, अभी थोड़ी देर पहले सिखा के गए थे कि जब भी हम ये घटा रहे, तो चूंकि ये यूनिट डिजिट है, और अगर यूनिट डिजिट है तो 6 में से अगर 8 नहीं घट रहा है तो अपनी साइड से कैरी लेते हैं। अपने साइड से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 16। फिर 16 में से अगर 8 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8 इंटू एक्स बराबर। आप चाहे तो देखो, मैं अगर चाहता तो इसको काट सकता था, लेकिन काटना नहीं होता है यूनिट डिजिट। करना क्या होता है कुछ समझो। अब यार यहां पर x हम ऐसा नंबर ले सकते हैं, ध्यान देना, हम x ऐसा नंबर ले सकते हैं जिसका अगर 8 से गुणा किया जाए तो हमें यूनिट डिजिट 8 मिले। हम अपने ऑप्शन पे गए, 8 निम 72 2 मिल रहा है, 8 8 64 4 मिलता है, 8 3 24 4 मिलता है, सिर्फ 8 छंग 48 पर आपको यूनिट डिजिट 8 मिलेगा। लग गया सवाल? बात समझ में कि मैं क्या समझाना चाहता? अब ये यूनिट डिजिट का अप्रोच हो गया, लेकिन आपने डिसाइड कहां से किया कि सर यूनिट डिजिट लगाना है या नहीं? बोले सर सबसे पहली नजर ऑप्शन पे गई। हमारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट सबके अलग अलग थे, इसलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया यहां खेल। तो बोलते हैं ना, कौवे जैसी चतुराई बहुत जरूरी है, नजर आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, है ना। अगला सवाल देखिए, एक शंकु के आधार का व्यास, अपना कार्यक्रम कभी मत छोड़ो, शंकु के आधार का व्यास, ये सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है। और सबसे पहले अगर हम देखें 2 4 6 8, बोले बन गया, यही चाहिए था, बन गया, हमें जो चाहिए मिल गया। अब तुम्हें जो करना करते रहो, मुझे जो करना है मैं वो करूं। और हम क्या करने वाले हैं? तो यूनिट डिजिट लगाएंगे। इन्होंने एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 21 इक्का, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 23 10 है, इसका आयतन बताइए। इसका आयतन हमें पूछा गया। आयतन होता कितना है? तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बोले सर ये होता है पाई आर
समझना, बराबर 23। अब जरा एक बात समझना, यूनिट डिजिट का गेम आप सोच रहे हो बोले सॉल्व करना है, यूनिट डिजिट में सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना। आप अगर चाहे तो पाई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, एल निकाल लोगे। मैं कह रहा हूं क्यों ही निकालना है, एक बात समझो, यहां पर आर में क्या है, बोले सर आर में 7 और 3, 21 लिखा है, तो सर 7 और 3 लिखा है हमने। अच्छा, फिर बोले सर यहां पर 2 लिखा है, पाई कितना होता है, बोले सर 22/7, तो बोले सर 2 तो यहां से मिल गया, यहां पे सिर्फ 7 और 3 है, मिला नहीं होगा। यार ये जीरो तभी बनेगा जब आपके पास 2 और 5 होना चाहिए। बोलो यस और, तो बोले 2 की व्यवस्था तो सर यहां से हुई है, 5 की व्यवस्था यहां से हो नहीं सकती है, तो कंफर्म चीज है कि 5 की व्यवस्था सर एल ने करी है ना, ये कंफर्म है ना कि भाई देखो 2 की व्यवस्था कहां से आई, बोले सर 22/7 से आई है, राइट। आर से तो 21 लिखा हुआ है, तो यहां से तो सिर्फ 3 और 7 बन रहे हैं ना, 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, तो 2 की व्यवस्था तो इसने करी, बोले सर 5 की व्यवस्था एल भाई साहब अपने साथ लेकर के। तो मैंने कहा यार देखो यहां पर चल रहा होगा ट्रिपलेट, अब अगर एक साइड 21 है तो ट्रिपलेट कौन सा बनता है, तो आप बोले सर 21, 28 और 35, और सर यहां पर गौर से देखा जाए तो 5 बैठा, यहां पर गौर से देखा जाए तो 5 बैठा भी है, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज ये भी आ सकता है, सर 21 को लेकर के तो एक ट्रिपलेट और होता है, 20, 21, 29, तो मेरे भाई यहां पर देखो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो एल बराबर ये वाला ट्रिपलेट तो काम नहीं करेगा, बोले सर 5 चाहिए तो एल वो वाला फाइनल करो। तो मैंने कहा देखो अगर रेडियस 21 है और रेडियस अगर 21 है और एल 35 है, तो एच बराबर 28 होना कंफर्म है। बोले बिल्कुल कंफर्म। मैंने कहा आ जाओ फिर लाइन पे, बोले 22/7, आर बराबर हो जाएगा 21 गुना 21, और फिर एच बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर एच बराबर 28 होता है। मैंने कहा वेरी गुड, आगे का सीन बताओ, बोले सर 7 से कैंसिल करो 4 बार, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बोले सर यूनिट डिजिट 8, खत्म खेल। है कहीं पर ऑप्शन, ठीक है, लग गया समझ, ये क्वेश्चन समझ में बात आई कि कैसे क्या करना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सभी सवालों को, 1 मिनट, शंकु है ना, तो अपॉन में 3 कौन रखेगा, अभी नहीं करना है, भावना में थोड़े से ज्यादा रखे, 3 को और रखो, तो 7 से कैंसिल कर दो, 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा, या 7 या 21 पूरे ही पूरा खत्म कर लो, क्यों एक के पीछे भागो, अलग अलग क्यों काटो, बोले 21 गुना 28, अब सही है, 7 या 21 खत्म हो गए, अब क्या करें, बोले सर 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, ये आएगा, अब सही है ना। शंकु है, कौन है, कहां गया ये, कौन है, कौन है, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। मैं कौन नहीं हूं, शायद विलन पड़ गया था, है ना। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक चीज आप समझ पा रहे हैं, ये सब कुछ हम अप्लाई कब कर पा रहे हैं, मैंने एक ही चीज बताई, 2 चीजें ध्यान रखना। पहला पॉइंट, ऑप्शन के यूनिट, ऑप्शन हैव डिफरेंट यूनिट डिजिट, ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि पता लगा आप यूनिट डिजिट लगा रहे हो और उन्होंने 2 ऐसे ऑप्शन दे दिए, ये लो, ये ऐसे ऑप्शन बना दिए, तो तुम्हारा लग गया, फिर 6 का कल्याण हो गया, समझ गए ना। तो पहली कंडीशन बोले ऑप्शन हैज डिफरेंट यूनिट, दूसरा क्या रहेगा, अप्रोक्स वैल्यू ना, अप्रोक्स वैल्यू ना पूछा जाए, वो एग्जैक्ट वैल्यू पर चर्चा, ठीक है। ये 2 चीजों पर बस ध्यान रखना, बस, उसके अलावा और कोई लूप नहीं है। अब चलो बढ़ाओ स्पीड, एक्स रुपए एक्स की एक राशि को एबीसीडी में बांटा जाना है, इस हिसाब से बांटना है, बी और डी के शेयर का अंतर दे रखा है 832, बोले एक्स का मान बताइए कितना। सबसे पहला काम, इस रेशियो को नॉर्मल करो, 9, 6, 5 और 3 का रेशियो हो जाएगा 9 दूनी 18, 5 90, 90 से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 30 रेशियो 18, 5 90, 15 6 90 और 9 ढाई, ये रेशियो, राइट। अब इन्होंने बोला बी और डी के शेयर का अंतर, बी और डी के शेयर का अंतर भाई मेरे हिसाब से तो 8 है, सवाल के हिसाब से 832, मेरे हिसाब से तो 8 है, सवाल के हिसाब से 832 है।
तो बोले अब हमें चाहिए क्या, बोले एक्स टोटल राशि चाहिए। टोटल है कितना, बोले 30 30 60 और 13 73 73 है। तो यार मुझे चाहिए 73 की वैल्यू। तो अगर मुझे 73 चाहिए, मैं 73 डिवाइडेड बाई 8 करूंगा, राइट। या फिर मैं एक तरीका और लगा सकता हूं, मैं x को 73 लिखूं या 73 को x लिखूं, बात एक ही। तो मैं x को यहां कर सकता हूं, x और 73 सेम चीज है तो कट जाएंगे, राइट। तो ये हम कर सकते हैं। अगर मैं यहां से सॉल्व करने गया तो बोले सर ये लो, राइट, ये हमारे पास बना, है ना। अब अगर हम सॉल्व करते हैं यहां से कि हमारे पास एक ऐसा नंबर ढूंढ के लाइए, अगर हमें x चाहिए, जो भी हमें नंबर चाहिए वो हमें चाहिए डिवाइडेड बाई 8। या तो हम डिवाइड कर ले, तरीका नंबर 1 है ये। एक तरीका तो ये, या तो हम डिवाइड कर ले, या दूसरा तरीका ये है कि जो हम कर रहे थे, बोले सर 8 को यहाँ पे, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। जो आपको पहले तरीका बताया कि आप 8 को इधर रखे रहो, तब भी सेम है। जैसे मैं आपको और चीजें समझाऊं, ये कुछ कैलकुलेशन के पॉइंट रहते हैं जो कई कई बार क्या होता है दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मैं कहता हूँ कंफ्यूजन मत लाना, ये ऐसे पॉइंटर्स आपकी हेल्प ही करते हैं। जैसे देखो समझो यार, एक साइड पर हमारे पास लिखा है 8 बराबर है 832। बात को जरा समझना, मुझे चाहिए है 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, बोले सर 832 डिवाइडेड बाई 8। फिर हमने कहा नहीं यार मुझे 73 की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, बोले सर यही तो आएगा। अच्छा ये 73 क्या है, बोले सर ये 73x है जो हमें चाहिए है, जो हमारी राशि हमें चाहिए है, ये 73 वही है। तो क्या x की जगह पर मैं 73 और 73 की जगह पर x लिख सकता हूं। एक तो डाउट वहां से खत्म, बोले सर एक डाउट कवर हुआ। मैंने कहा एक बात बताओ, या तो आप इसको सॉल्व करके यूनिट डिजिट निकालो तब भी आंसर आएगा, या फिर मैं क्या इस 8 को इधर भेज सकता हूं। तो जो हमने बात पहले लिखी थी, आपके मन में आएगा बोले सर पहले वाली बात हटा दी आपने, क्यों हटाई। कोई मतलब नहीं, दोनों में से कोई भी कार्यक्रम तुम कर सकते हो, कोई समस्या ही नहीं है, सब सेम है। बात समझ में है ना। तो इन चीजों को लेकर के कभी भी रटना नहीं होता है सर कि क्या चीजें हो सकती है क्या नहीं हो सकती। तुम जो भी कर, तुम 8 को डिवाइड करो तब भी सही है, या तुम पहले जैसा ही रख रहे हो तब भी सही है कि सर देखो 8 बराबर 832 है। गुड। अब हम इधर साइड x लिख रहे हैं और इधर साइड 73 लिख रहे हैं, बात सेम ही है। मैंने कहा क्यों 73 लिख रहे हो, यहां पर बताओ, बोले यूनिट डिजिट कितना बन रहा है, तो सर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब यार हमें x ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको जब हम 8 से गुणा करें तो यूनिट डिजिट 6 आए। तो बोले सर देखो 8 चौको 32 नहीं आई, 8 छंग 48 नहीं आई, 8 8 64 नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ 8 दूनी 16 पर लग गया, समझ खत्म। करेक्ट है। चलिए ये सवाल सीजीएल 2020 का है। एक और सवाल एमटीएस में आया 2019 में, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बोले सर पाई आर एल प्लस पाई आर, या तो ये कर लो या फिर पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है करेक्ट। अब क्या करना है, बोले सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, शंकु का दे रखा है, अगर त्रिज्या 21 है ऊंचाई 28 है, तो अभी अभी आपने सीखा है कि 21 28 और ट्रिपलेट होता है, तो एल बराबर 35। तो यहां से आपके पास आएगा 22 7 इंटू आर बराबर 21 इंटू एल प्लस आर 21 और 35। ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है जो भी आपको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस, ये आपका एरिया, ये आपका आंसर है। तो एक तो या तो आप 7 से डिवाइड, अब देखो यहां पर वही चीज मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। एक तरीका तो ये कि आप 7 से डिवाइड करो, 3 आ गया, 2 3 6 छकनक 36, यूनिट डिजिट 6 होनी चाहिए, ऑप्शन। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि अगर मैं 7 को यहां पर भेज दूं कि 7a बराबर क्या 22, और पूरा नहीं लिखना है, क्या लिखना है, बोले सर 2 गुना 1 गुना 6, तो इसका मतलब बोले सर 6 दूनी 12। अब 7 के साथ ऐसे नंबर से गुणा करो कि यूनिट डिजिट आपको, तो 7 8 56 नहीं मिल रहा है, 7 चौको 28 नहीं मिल रहा है, 7 दूनी 14 नहीं मिल रहा है, सिर्फ 7 6 42 नहीं। तो दोनों ही मेथड है, कैलकुलेशन अप्रोच करेक्ट है। अगला सवाल, ये सवाल रेसिप्रोकल केस अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना, मोस्टली सवाल में पूछा जाए।
अब ये सवाल 2021 सीजीएल का सवाल। इस सवाल को आप करते हैं कैसे? बोले सर सबसे पहला काम इसका स्क्वायर निकालते हैं। ग्रेट। फिर क्या करते हैं? बोले सर फिर इसका क्यूब निकालते हैं। फिर क्या करते हैं? बोले सर अब उसमें से x माइनस वन अपॉन एक्स को घटा, सॉरी x प्लस वन अपॉन एक्स को घटा देते हैं। ये इतना सब कार्यक्रम हमें करना होता है। ग्रेट। मैं कह रहा हूं कि यार ये सब तो तुम्हारे दिमाग में होगा। बोले बिल्कुल होगा। तो मैंने कहा एक बात बताओ, अगर ये है तो इसका स्क्वायर का नंबर क्या होगा? तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है? बोले सर पी स्क्वायर माइनस पी। राइट। तो 4 का वर्ग 16, 16 में से 2 गया 4, यूनिट डिजिट 16 में से 2 गया 14 होता है, हम 4। अगला टर्म क्या है? बोले सर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा यहां से कितना हो जाएगा? बोले सर 4 का ये होता है आपका पी क्यूब माइनस का 3p। तो 4 चौको 16 चौको 64, 4 में से 12 2 घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा। करेक्ट। अच्छा आखिरी क्या बचा? बोले सर माइनस का x प्लस वन अपॉन, इसका यूनिट डिजिट कितना? बोले सर 4 है, बीच में गुणा। तो अब क्या करना है? बोले सर 4 दूनी 8 में से अगर 4 घटाएंगे तो यूनिट प्लेस 4। दूसरा, अगर आपने मेरे पुराने सेशन लिए हो जब मैं सीजीएल मेंस की क्लासेस ले रहा था, तो वहां मैंने आपको एक अप्रोच बताया था कि x की पावर 5 और x की पावर 7 पर यूनिट डिजिट अनचेंज होता है। x की पावर 5 हो चाहे x की पावर 7 हो, यूनिट डिजिट अनचेंज होता है। तो एक बच्चा तो फिर भी इतनी महाभारत कर रहा है, तब भी उसने बहुत कैलकुलेशन बचा ली। लेकिन अगर यूनिट डिजिट की ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपने हमसे सीख रखी है, तो बोले सर फिर तो ये कुछ भी नहीं करना है, फिर तो ये कुछ भी नहीं करना है। हमने सीधा देखा, बोले पावर 5 यूनिट डिजिट 4 होनी चाहिए। आइए 2 बैठे हैं, तो क्या हम यहां पर यूनिट डिजिट लगा सकते हैं? अब तो 2 बैठे हैं, है ना? तो बोले सर यहां पर नहीं लगा सकते। ये वो पॉइंट है जहां पर आप फंस गए जाकर। सर यहां पर यूनिट डिजिट, चलिए तो इतना हमें पता है कि ऑप्शन हमारा सी और डी में से एक होगा। अब अगर नहीं लग सकता है तो फिर क्या किया जाए? तो फिर आ जाओ वापस अपने मुद्दे पे। अब क्या किया जाए? बोले सर पूरा पूरा लिखो। ये लिखा है 14, ये लिखा है 52 और माइनस का ये मल्टीप्लाई करो तो 14 दूनी 28, 14 पंच 70 और 2 72, यहां से 724 ऑप्शन। तो एक तो यूनिट डिजिट वाली अप्रोच काम कर गई थी कि बोले सर आखिरी डिजिट बदलेगा नहीं, तो 4 का 4 ही, राइट। चलिए तो बाकी ये अप्रोच रही। आगे बढ़े, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये सवाल है ए बी सी, तो आपसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्यूब। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है। कॉन्सेप्ट क्या पता है? बोले सर जब भी ये नंबर सीक्वेंस में हो, जब भी ये नंबर सीक्वेंस में हो, तो हमारा इसकी वैल्यू हो जाता है 9 इंटू मिडिल टर्म इंटू डिफरेंस स्क्वायर। चूंकि डिफरेंस यहां पर 1 है तो वो मैटर नहीं करता, राइट। तो इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो 9 और मिडिल टर्म इसका गुणा करना रहेगा। तो 9 छिक्का 54, यूनिट डिजिट आंसर 4। फिर से समझो क्या होगा इसकी वैल्यू। बोले सर इसका वैल्यू होता है 9 इंटू मिडिल टर्म इंटू डिफरेंस, ये इसकी वैल्यू होती है जब भी ये सीक्वेंस में हो, लगातार गैपिंग सेम हो। 55 56 57 एक एक की गैपिंग है, 55 57 59 रख दिया जाए, 2 2 की गैपिंग है। गैपिंग सेम अगर है तो इसकी वैल्यू 9 इंटू मिडिल टर्म इंटू डिफरेंस स्क्वायर होती है। अब चूंकि डिफरेंस 1 है तो उसकी जरूरत नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? सर ये हो जाएगा 9 इंटू मिडिल टर्म 356। तो मैंने कहा पूरा क्यों ही गुणा करना, पूरा क्यों ही गुणा करना। 9 छिक्का 54, लास्ट में 4 चाहिए, ऑप्शन। ये सवाल। एक और सवाल देखो, सीजीएल 2019 का सवाल। अब पावर 8 तक है। अब पावर 8 तक कैसे पहुंचोगे मेरे भाई? तो तुम्हें पता है, बोले सर सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर पर पहुंचेंगे, फिर उसको स्क्वायर करेंगे पावर 4 होगा, फिर एक और स्क्वायर करेंगे पावर 8 हो जाएगा। तो हमने कहा करो स्क्वायर, तो स्क्वायर किया। बोले सर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9,
9 में से 2 गया तो सर 7। स्क्वायर वाले फंक्शन की वैल्यू 7 आती है। मैंने कहा फिर से क्या करें, बोले सर अब फिर से स्क्वायर करेंगे पावर 4 मिलेगा। तो 7 का वर्ग 49, 49 में से फिर से 2 किया, फिर से 7 आ गया। तो हम अगर देख रहे हैं कि जैसे ही हमने वर्ग किया 7 आया, अब पावर फिर से किया फिर 7 आया, तो ये बड़ी सीधी सी बात है कि जब हम फिर से स्क्वायर करेंगे तो फिर से 49 में से 2 जाएगा, यूनिट प्लेस 7 ही आएगा। ऑप्शन डी सी करेक्ट। एक चीज आप समझ पाए, अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क लगाया, अभी CISI बहुत से सवाल आएंगे, रेशियो लगा चुके हम लोग है ना, और एल्जेब्रा पे बात कर रहे हैं, मेंसुरेशन के सवाल लगा चुके हैं, अभी प्रॉफिट लॉस भी आएगा। हम इतने सवालों को लगा चुके हैं, बट हम एक चीज देख पा रहे हैं कि यार यूनिट डिजिट काम कर रहा है, बशर्ते हमें उसकी दोनों कंडीशन याद। कौन कौन सी कंडीशन ध्यान रखना, पहली कंडीशन ऑप्शन डिफरेंट होने चाहिए, और ये काम करता है, एग्जाम के ही सवाल है, कोई भी सवाल है आप खुद जाकर के देख लेना, विद सेम ऑप्शन आता है। एग्जामिनर ऐसी चीजें रखता है क्योंकि वो एक फिल्टर करना चाहता है, यार मुझे गधे नहीं चाहिए, मुझे ऑफिसर्स चाहिए। गधे और ऑफिसर्स में एक फर्क होता है कि गधा लेबोरियस होता है, मेहनत बहुत करता है, ऑफिसर्स दिमाग लगाने वाला चाहिए, तो दिमाग वही लगाएगा जिसके पास होगा, जिसको वो तरीके पता होंगे। तो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसी चीजें डालता है कि भाई देखें कहीं आप ऐसा तो नहीं कि स्क्वायर स्क्वायर खेल रहे हो, आप ये भी तो हरकतें कर सकते हो। अब जो बंदा स्क्वायर स्क्वायर खेल रहा होगा वो कम से कम लगाएगा 50-60 सेकेंड, और जो ऐसे करेगा वो निकल लेगा थोड़ी देर बाद। तो ये चीजें सीखो। ये सवाल यूनिट डिजिट बढ़िया है। बोले 72 का वर्ग 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोले सर 4 होगा। समझ में आया कैसे 4 होगा, क्योंकि हमें 72 दिख नहीं रहा, हमें तो 2 का वर्ग दिख रहा है। बोले 2 का वर्ग है, अब इसको 216 का गुणनफल एक संख्या के बराबर है, मतलब द स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड अ नंबर, मतलब ये जो 4 है 72 का वर्ग है, ये 216 मतलब 6 और एक नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। अब तुम बताओ 6 के साथ किसका गुणा किया जाए कि 4 मिल जाए, तो सर 6 पंचे 30, गलत हो गया, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, सर 6 चौको 24, एक्स की वैल्यू 4 रखो, यूनिट में CGL 2023। अब आप बस देखते जाओ कौन कौन से CGL 2024 इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इतनी लंबी कैलकुलेशन है, आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, लेकिन अगर आप देखें तो यार ये तो यूनिट डिजिट से लग भी नहीं रहा है, ये यूनिट डिजिट से लग रहा है। देखें क्या, 2 उम्मीदवार P और Q के बीच हुए चुनाव में P को कुल वैध मतों का 78% वोट प्राप्त हुआ। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या इतनी थी, 10% ने अपने वोट नहीं डाले, 15% इनवैलिड हो गए। Q को प्राप्त वैध मतों की संख्या पूछा जाए। अच्छा देखो टोटल वोटर्स कितने थे, वैसे टोटल वोटर्स थे 75, 60 और 3 गुड। इनमें से 10% ने वोट नहीं डाला, तो इसका मतलब 9/10 डालने में। उनमें से 15% अगर इनवैलिड हो गए तो 85% हमारे काम के लिए। अब उनमें से 78% जो वैलिड वोट है ये है, उनमें से 78 अगर P ले गया है तो Q को मिला होगा 22%। तो 2 जीरो से 4 जीरो से एक और निपटा दो, तो सर ये बचेगा 17 और ये बचेगा 11। ग्रेट। अब क्या है, तो सर यहां से अगर देखा जाए तो 7 निम 63, 3 3 6 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा। अच्छा इसलिए इस सवाल को दे दिया कि जो भी हो यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, और यूनिट डिजिट अगर 8 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑप्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ डी करेक्ट है, इसलिए इसमें यूनिट डिजिट था। लेकिन अगर मैं होता लिटरली एग्जाम में तो मैं इस सवाल को यूनिट डिजिट से अप्रोच नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहे होते ये आपको भी पता है कि जब आप 3 ऑप्शन 2 पे खत्म होते हुए देखते हैं तो दिमाग में पहला सिग्नल कौन सा जाता है कि सर यूनिट डिजिट मोस्ट प्रोबेबली 2 हो सकता है, ऐसा तो नहीं देंगे कि 8 वाले को टिक करवा दे, राइट। और ये ऑप्शन चूंकि इतने क्लोज भी रखे हैं तो उस साइड तो अपन लोग सोचेंगे भी नहीं। तो ये देखो गेम है, कब का है, CGL प्री 2024 का सवाल है ना। हरकतें कर देते हैं यार ये लोग, ऐसी ऐसी गंदे लोग, पागल लड़के। ठीक है चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट अब जरा ये सवाल देखिए, इस सवाल को हमने कंपैरिजन से सिखाया आपको। अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखो तो इस सवाल को हमने आपसे कंपैरिजन से सिखाया।
फिर हमने पीसीएम से सिखाया, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड से सिखाया। प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड से भी आपने सवाल को जल्दी लगाया है, कंपैरिजन से भी आपने सवाल को जल्दी लगाया है। आज चूंकि लेक्चर यूनिट डिजिट का है तो आज हम इन दोनों पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे यूनिट डिजिट की, क्योंकि हमने अगर अपने ऑप्शन को देखा तो हमारे ऑप्शन भी तो अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट भी तो कैरी कर रहा है ना, राइट। अब देखो पीसीएम कैसे सिखाया था वो चर्चा कर देता हूं, ठीक है कर देता हूं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बोला कि समान समय के लिए टाइम सेम हो गया, समान दर के लिए रेट भी सेम होगी, तो प्रिंसिपल जो होगा वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा इंटरेस्ट। करेक्ट है। अच्छा, यहां पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? बोले सर यहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, अगर हम देखें तो 46 तो यहां पर मिल रहा है 46, और उसके बाद में 110 इधर से अगर देखा जाए तो 26 यहां से 26 46 मिल रहा है। अब प्रिंसिपल में जो भी चेंज करोगे उसका रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा ब्याज। ये आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड होता है। डिटेल में कभी चर्चा करेंगे, फिर कभी एक लेक्चर। अच्छा मैं बताना भूल गया, देखो अब जो मैंने क्या बताया कि ये जो पूरी सीरीज होने वाली कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली आप यही समझो। मैंने अभी प्रोडक्ट कांस्टेंट की चर्चा करी, देखो क्या यहीं पर लिखा है कहीं पर प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड, कौन सा लेक्चर होने वाला है? 8 नंबर लेक्चर है। तो इस पूरी सीरीज को इस तरीके से प्लान किया गया है आपके लिए कि आपका कोई भी सेगमेंट हो छूटना नहीं चाहिए, राइट। चलिए तो अब यहां पर क्या करें? बोले सर प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड हमसे ये कहता है कि प्रिंसिपल में जो भी चेंज कर रहे हो उसका इंपैक्ट ब्याज पर। हमने कहा प्रिंसिपल रेशियो अगर देखा जाए 12 7 84 12 8 6, प्रिंसिपल को 7 से 8 किया गया तो ब्याज भी 7 से, बात खत्म। ये इंटरेस्ट है, ये आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड, राइट। अब अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं या फिर मेरे दिमाग में दूसरा तरीका है, बोले सर देखो 8 6 48, अब इंटरेस्ट में ऐसा ढूंढो जिसको जब 7 से गुना किया जाए तो यूनिट प्लेस 8। इंटरेस्ट ऐसा ढूंढो जैसे देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 8 से 48, यूनिट प्लेस 8 है बराबर 7 इंटू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की वैल्यू ऐसी रखो जो 7 से गुना करने पर 8 पे, तो 0 नहीं देगा, 7 6 42 नहीं देगा, 7 दूनी 14 नहीं देगा। बोले सर 7 चौको 28 दे रहा है, ऑप्शन डी खत्म, लग गया। अब एक बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर रहा होगा, आपने यूनिट डिजिट और पीसीएम दोनों ढूंढ लिया, सवाल शुरू होने से पहले खत्म। कितनी देर का सवाल बचा है? ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, बात समझ पाए? एक और सवाल, बेहतरीन सवाल। अब ये देखो स्क्वायर दे रखा, क्यूब पूछा। हमें पता है अगर स्क्वायर दे रखा है प्लस का चाहिए तो दोनों साइड पर प्लस तो करेंगे, तो यहां से आ जाएगा एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 11 वाली, मतलब x प्लस 1/x। x लिखने का मतलब समझ में आया आपको कि x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब हमसे क्यूब पूछा है, p क्यूब माइनस का 3p पूछा है, तो 1 का क्यूब 1 माइनस का 3, तो आपको पता है बोले सर 1 में से 3 नहीं घटाएंगे, 11 में से 3 घटाएंगे, आंसर 8, ऑप्शन 12 98। ये सिलेक्शन फेज 12 का सब डन। तो मेरे हिसाब से अब आपकी परफेक्ट कोचिंग हो चुकी है, लेकिन अभी आपके पास सवाल तो यार बहुत है भर भर के, और छोड़ेंगे हम एक भी सवाल नहीं, क्योंकि सीखने वाले सवाल है। प्रैक्टिस के लिए तो हम आपको अलग से ही एक सीट दे रहे हैं, है ना, जिसमें ऑलरेडी अपने इस माध्यम के 40-50 सवाल होंगे। अब जैसे ये एक सवाल देखो, इस सवाल को देखने के बाद में आपकी समझ में आ गया कि एग्जामिनर क्या जानना चाह रहे हैं। 2024 का सवाल, आपको लगता है ऑप्शन देख करके एग्जामिनर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करवाएगा? मैंने अभी एक बात बोली थी कि उसको गधे नहीं चाहिए, ऑफिसर चाहिए। ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन गुणा भाग करवाना वो तो गधों का काम होगा, दे दो करो पूरे दिन में काम, सर का काम नहीं। उसको टाइम कम है, उसको शार्प माइंडेड है, सोचना है तुरंत, सडन डिसीजन क्या हो सकता है, तो वो गुणा करवाना ही नहीं चाह रहा है आपसे, वो तो आपसे कुछ और ही चाह रहा है। अब देखो करना क्या है, आप अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने पर अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है यहां से, तो सर सबसे पहले तो पावर 6 तक जाना है, तो स्क्वायर एंड क्यूब ये करना रहेगा। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 7 7 49 या 147 माइनस 2, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस 5 आएगा किसका? 7 7 49 या 147 का 7 लिख लिया माइनस 2,
पी स्क्वायर माइनस 2। अब अगर मुझे क्यूब करना है तो क्यूब कैसे करेंगे? बोले सर पी क्यूब माइनस 3p, पी क्यूब माइनस 3p, पी का क्यूब करेंगे तो 5 माइनस 3p, 5 दिया 15, फिर से 5, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? बोले सर 0 आएगा। आंसर ऑप्शन ए। ये जानना चाहते, मैं फिर से डिटेल में समझाऊं क्या? भाई अगर यहां पर अगर हम बैठे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 147 माइनस 2 का मतलब यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा? 5। अब अगर हम यहां से जाएंगे बोले सर पावर 6 करोगे तो ये हो जाएगा ए की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6। तो यहां से अगर 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 5 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 5। यूनिट डिजिट पर ही चल रहा है तो 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? तो वही चीज को आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो ना। जब आपको खुद को ही समझना है, किसी दूसरे को तो खुद को ही समझना है तो शॉर्ट में करो काम। करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट, एक ढके हुए लकड़ी के बॉक्स की भीतर की माप दे रखी है। एक लकड़ी का बॉक्स है इस तरीके से, ये बॉक्स दिख रहा है। इसके अंदर की जो माप है वो 128 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और लकड़ी की मोटाई दे रखी है आपको 5.5 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी अंदर की जो लंबाई है वो अगर 128 है तो बाहर की लंबाई में ये 5.5 जुड़ेगा, ये 5.5 जुड़ेगा, तो बाहर की जो कोर होगी वो कितनी हो जाएगी? बोले सर 11 जोड़ दो, बाहर की कोर हो जाएगी 139। 90 वाला कितना हो जाएगा? बोले सर इसमें भी 11 जोड़ दो, 101 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 36। ये बाहरी कोर होगी। ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि हमें बताइए लकड़ी का वॉल्यूम कितना है, लकड़ी कितनी लगी है। तो लकड़ी कैसे लगी पता करेंगे? बोले सर बाहरी वाले का आयतन माइनस अंदर वाले का आयतन, यही करते ना, बाहरी वाले का आयतन माइनस अंदर वाले का आयतन। अगर मैं बाहरी वाले के आयतन का निकालू, ये एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इनसाइड वॉल्यूम, तो एक्स बाहर वाले कितना बोले सर? 9 एकम 9, 9 छक्का 54, यूनिट डिजिट 4 माइनस इनका गुणा। बोले सर 0 आ चुका है तो 0 ही होगा, तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। ऑप्शन 1 EHSL 2000। समझ में आया? आज पहला लेक्चर। अभी इस लेक्चर में अभी हम लोग और रहेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों के लिए जो 50 सेक्शन है ये प्लान किए गए हैं, लेकिन इनमें कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई। चाहे लेक्चर 1 घंटे का हो, चाहे वो आधा घंटे का हो, चाहे वो 2 घंटे का हो, चाहे वो 4 घंटे, जब तक उस कॉन्सेप्ट पर पूरी PhD नहीं करवा दूंगा आप लोगों को, है ना, तब तक लेक्चर ओवर। जो आप देख लो बोले सर अब यूनिट डिजिट का कोई भी अप्रोच अगर एग्जाम में लग रहा होगा, सवाल में सबसे पहले मेरी नजर यहां जाएगी कि क्या ऑप्शन अलग अलग है। बोले अगर ऑप्शन अलग अलग है तो एक नजर और मारूंगा कि कहीं अप्रोक्स तो नहीं पूछ लिया है, और अगर नहीं पूछा है तो सर यूनिट डिजिट पर ही खेलना है। समझ गए ना? चलिए एक और सवाल देखते हैं। अब जैसे यहां पर है 6 2 6 4 संभावनाएं। 240 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा एक आयताकार बगीचा है। बगीचे के बाहर साइड पर चारों ओर एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। अब अगर 4 मीटर चौड़ा इधर है, 4 मीटर चौड़ा इधर है, तो ये हो जाएगा 248 और ये हो जाएगा 8। तो बोले पथ का क्षेत्रफल बताइए। पथ का क्षेत्रफल क्या करोगे? बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया। बाहर वाले का एरिया 8 64 माइनस अंदर वाले का एरिया 0। आंसर 4 वाला सही है, ऑप्शन डी करेक्ट। ये वो सवाल है जिनमें टाइम लगता था, हमें कैलकुलेशन करते थे ना, लेबोरियस पर्सन। अब नहीं चल, है ना, क्योंकि नजर पहले यहां पर हमारी पहुंच गई। फिर से हम गए अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा तो सर पाई तो सब में है, पाई नहीं छेड़ेंगे। 2 8 7 4 अपना काम तैयार। MTS 2021 का सवाल। अब इन्होंने क्या बोला? एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 20 और 23 है। कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सवाल जो है अपने आप में बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अब कटोरे की अगर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो बाहर का कर्विकल एरिया चाहिए, अंदर का कर्विकल एरिया चाहिए, और कटोरे की जो कोर होगी ना ऊपर की, ये भी तो अपनी स्टील की बनी होगी, ये भी तो एरिया में आएगा।
हाँ या ना, राइट। तो बोले ये सब चाहिए हमें। मैंने कहा निकालो, कैसे निकालना है? बोले सर देखो, कटोरे का जो बाहर का होगा वो होगा 4 पाई r² प्लस 4 पाई r² प्लस ये सर होगा πr², उसमें से छोटा वाला घटाएंगे, πr² माइनस, राइट। ये होगा। तो अगर आप इन्हें टोटल भी करना चाहो तब भी आपका काम बन जाएगी सर। अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 पाई r² माइनस का 3 पाई r²। पाई अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, अब पता है मैं क्या खेल रहा हूं? बोले सर बाहरी त्रिज्या कितनी, 3 है ना? मैंने कहा हाँ। बोले सर देखो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और 9 पंचे 45। बाहरी त्रिज्या 0 है तो 0 का वर्ग 0 गुणित। बोले सर जो भी आंसर आएगा यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। तो छूट गया क्या? कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक मिनट देखते हैं कहां पर गड़बड़ हुआ है। अच्छा 4 क्यों कर रहे हो यार? जल्दबाजी में भावनाओं में बह गए तुम यार, है ना? भावनाओं में बह गए। देखो फिर से समझो, भावनाएं बहुत जरूरी है ना? कई बार ऐसा हो जाता है। देखो हमें क्या कह रहे हैं, बोले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा? बोले सर अर्धगोला है तो 2 पाई है। फिर अंदर वाले का कितना है? बोले सर ये भी हो जाएगा 2 पाई r। अच्छा इसका कितना होगा? बोले सर ये देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इसका रेडियस हमें कैपिटल आर पे रखें, तो ये तो है πr², इसमें से ये वाला πr² घटा देंगे तो πr² माइनस पाई, ये होगा। वो 4 की जगह कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था, बस वो फॉल्ट हो गया, है ना? तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3 पाई r², और पाई कॉमन ले लीजिए सर, माइनस यहां से बचेगा हमारे पास पाई, पाई कॉमन। अच्छा अब करना क्या है सर? 3 का वर्ग, अब पेन चेंज कर लेते हैं। 3 का वर्ग ये सर हो जाएगा 9, और 9 तिया 27, 7 बनेगा यहाँ से, माइनस ये हो जाएगा 0। तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस 7 होना चाहिए पाई के साथ, ये आएगा। तो बस वहां पर 4 पाई r² होल स्क्वायर, होल स्फीयर का होता है, पूरे गोले का होता है, लेकिन चूंकि ये अर्धगोला है, ठीक है, तो बच गए, है ना? कई बार ऐसा जल्दबाजी में करिए, लेकिन उसको हमें रोकना होता है, बहुत जरूरी चीज। अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल एमटीएस 2022 में है। अब सॉल्व करना कोई बड़ी काम नहीं है, लेकिन क्या आप इसे सॉल्व करोगे? बोले कतई नहीं करूंगा, अब तो नहीं करूंगा, क्योंकि ऑप्शन मैंने देख लिया। ऑप्शन नहीं देखे होते सब तो बात अलग थी, फिर सॉल्व करते हैं हम, लेकिन चूंकि हम ऑप्शन देख चुके हैं तो अब भूल जाओ कि मैं करने वाला हूं। और अब तो तुम लगाओ इसको, सारे हम ही लगाए, अब तो तुम लगाओ, हर एक सवाल अब तुम लगाओ, बिना अनुच्छेद के लगाओ। मैं तो बस सॉल्यूशन दे रहा हूं, बट तुम लगाओ। क्या करना है सर? 8 8 64, 6 का वर्ग 36, माइनस 9 9 81। तो सर 6 4 10 में से 1 गया, 9 आया, डन। बोले सर 7 को अगर इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 7 कर देंगे तो आंसर 6। अब यार हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब हमें 6 यूनिट डिजिट दे। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब हमें 6 यूनिट डिजिट दे। बोले सर 6 का देता है, ये क्वेश्चन था, क्या ही सॉल्व करेंगे। और सवाल 4 ठोस घन, अपने काम के ऑप्शन है, नजर वहां पहुंचानी जरूरी है। 4 ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 17 28 है। अब अगर घन है 17 28, अगर आयतन है तो साइड 12 सेंटीमीटर को 2 पंक्तियों में रखा गया, जिससे कि दोनों पंक्ति में 2 2 घन है, एक वर्गाकार आधार बना। मतलब इस तरीके से इन्होंने इन 4 घनों पर, ठीक है। चलो इनकी हमें इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, हम इनको हटा। तो ये 4 घन है, साइड 12 है,
एक आयताकार ठोस बनाते हैं। अब इस आयताकार ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी। इसकी एक साइड 24, साइड कौन कौन सी हो जाएंगे सर? एक साइड 24, इसकी ये वाली साइड भी 24, लेकिन इसकी हाइट चूंकि एक 4 की घन है तो एक ही फ्लोर बना होगा, उसकी हाइट रहेगी 12। अब इन्होंने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो ट्वाइस LB BH और HL पूछा, लेकिन हम अपने ऑप्शन पे नजर पहले ही लगा चुके थे कि ऑप्शन तो अपने काम वाले हैं। तो हम क्या करने वाले सब, देखो LB 4 चौको 16, फिर BH 4 दूनी, फिर HL 4 दूनी 8 8 16 6 22, 22 का मतलब, और 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट 4 होनी चाहिए, ऑप्शन बी। कोई कैलकुलेशन ही नहीं। और आज आपका पहला लेक्चर है इन 50 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का। तो आज आपने एक चीज देखी कि हमें दो चीजें देखनी है कि अगर हमारे ऑप्शन में यूनिट अलग अलग है, दूसरा अप्रोक्स वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, तो बोले सर हमें एक ही कार्यक्रम करना है, हमें एक ही कार्यक्रम करना है। और वो कार्यक्रम क्या होना है? बोले सर यूनिट डिजिट। आज के पूरे सेशन का लीक पॉइंट ये, मेन पॉइंट ये। अब इन्होंने बोला है कि एक 7 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार कागज है, इसको चौड़ाई के हिसाब से अगर लुढ़का रहे हैं, त्रिज्या हमारी 9 सेंटीमीटर अगर बन रही है, तो 7 सेंटीमीटर हमारी हाइट बन रही है। बोले सिलेंडर की मात्रा, वॉल्यूम पूछे, सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 22/7 R स्क्वायर, 9 गुणा 9 इंटू हाइट। 7 से 7 खत्म, 9 निम 81 और 1 दूनी 2, ऑप्शन डी करेक्ट। 9 निम 81, 1 बना, फिर 1 दूनी 2। एक और सवाल निपट गया, एक और क्वेश्चन लगाइए। CHSL प्री 2024 में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतदान का 41% वोट मिला और टोटल वोट का 41% वोट मिला है, और वो 97,632 चुनाव से वोटों से चुनाव हार गया। जीतने वाले को कितने वोट मिले? यार अगर 41 इसे मिले तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 59%। तो ये कितने वोटों से हारा होगा? तो सर ये तो 18 वोटों से, जबकि सवाल कह रहे हैं 97,632, 18 बराबर 97,632। अब उन्होंने कहा जीतने वाले को कितने वोट मिले ये पता लगाइए, मतलब 59 की वैल्यू आपसे जानना चाहिए। तो भाई हम चाहे कहते जीतने वाले उम्मीदवार को x वोट मिले हैं, चाहे हम कहते 59, उन्हें 59 की वैल्यू जाननी है, तो हम यहाँ पर x गुणा 18 और यहाँ पर x गुणा 59। अभी थोड़ी देर पहले वो कार्यक्रम किया था, आप समझ में उस कार्यक्रम का पर्पज क्या था? दिख गया? इसलिए तुम्हें मैं अगर कुछ भी अगर तुम्हें बोर्ड पे समझा रहा हूं तो ये समझ लो कि तुम्हारे काम का ही है। हाँ, उस चीज को आगे यूज करना रहेगा। उस टाइम पर आपको समझ आया, बोले सर इधर x क्यों कर रहे हो, 18 को डिवाइड कर देना। लेकिन अब आपको दिख रहा है, बोले सर ये ज्यादा जल्दी वाला तरीका है। तो जब 2-4 सवालों में यूज करेंगे तो अगली बार तुम्हारे भी अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। बोले सर देखो करना ये 9 दूनी 18। अब सर x ऐसा पकड़ो जिसका 8 से गुणा करने पर यूनिट डिजिट 8 है। तो मैंने कहा 8 दूनी 16 नहीं, 8 चौको 32 नहीं, 8 गुने 0 नहीं। बोले सर 8 छंग 48 पे काम बन रहा है, तो इसका मतलब 3,20,000 16 वोट मिले। आंसर लग गया, सब खत्म। एक और क्वेश्चन। राव ने 45,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। कुछ महीने के बाद जब उनके कार्यालय में उन्हें एक नया लैपटॉप प्रदान किया तो उन्होंने अपना पुराना लैपटॉप श्रीमती शर्मा जी को 12% के नुकसान पे बेचा। फिर 1 वर्ष के बाद श्रीमती शर्मा जी ने इसे 12% का लाभ लेकर एक इंजीनियरिंग छात्र को बेच दिया। कट गया इसका यार, ये इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट इनका सब जगह कटता है, हर तरीके से कटता है, बट ये फिर भी बहुत तगड़े जिगरे वाले लोग, सबसे ज्यादा कोर टैलेंट है ना, प्योर टैलेंट नचाते यही है दुनिया को अपने सारों पे। चलिए देखो करना क्या, बोले सर 45,000 का देखो एक लैपटॉप था, पहले 12% का नुकसान झेला गया, तो इसका मतलब 80% में बेचा गया। फिर 12% का फायदा लिया गया, तो छात्र ने इतना पे किया होगा। तो सर सॉल्व करना है, अपने ऑप्शंस काफी अलग अलग हैं, तो ट्राई मार लेते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से और जाएगा तो ये जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 9 बार,
और इसको अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो अब 9 अट्ठे 72 का 2, 2 छिक्का 12, यूनिट प्लेस मस्ट बी 2, यूनिट प्लेस मस्ट बी 2, तो ऑप्शन एक चीज। अच्छा दूसरा, अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, आज चर्चा चूंकि सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट की है तो इसलिए बाकी ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर इस सवाल की बात आती तो एक तो देखो यूनिट डिजिट लग गया आपका, दूसरा आपका एक तरीका और लग सकता है। आपको पता है कि किसी वस्तु का प्राइस हमने पहले 12% घटाया फिर 12% बढ़ाया, तो ओवरऑल चेंज कितना होगा? बोले सर 12 का वर्ग 144, 1.44 की कमी हो जाएगी। यस और नो? मतलब प्राइस 45,000 से बढ़ नहीं सकता, 2 ऑप्शन बाहर। प्राइस 45,000 से बढ़ नहीं सकता, 2 ऑप्शन बाहर। अब चूंकि 1.44 है, लगभग 1.5% है, 45,000 का 1% 450 होता है, 1.5% मैं कह रहा हूं 700 रुपए हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। मतलब इसका प्राइस 44,000 से नीचे तो नहीं जा सकता है, तो 34,000 भी नहीं हो सकता है किसी तरीके से। आपका ऑप्शन, ये आपका ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोक्सीमेशन तरीका हो गया। मैंने क्या कैलकुलेशन कोर बताए थे कि कैलकुलेशन को अगर आपको शार्प करना है तो आपको इन पॉइंटर्स पर महारत हासिल करनी। अब वही काम कर रहे है ना, बस इनको अप्लाई करते रहना। तो जरूरी नहीं कि आज मैं सिर्फ यूनिट डिजिट पढ़ा रहा हूं तो इस सवाल को सिर्फ आप यूनिट डिजिट से लगा सकते हो, नहीं, आप सब तरीके से लगा सकते हो। लेकिन आज चूंकि चर्चा यूनिट डिजिट की कर रहे हैं तो इसलिए फोकस यूनिट डिजिट पर रखेंगे। एक बार मुझे सब कुछ सिखा तो लेने दो आप लोगों को, नो डाउट आप लोगों को आता है, इसमें कोई दो नहीं, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, बहुत कुछ आता है आपको, लेकिन मुझे मेरी तसल्ली के लिए एक बार मेरे तरीके से सिखा दे दो, एक बार यूनिट डिजिट सिखा दूं, सब कुछ सिखा दूं, फिर उसके बाद ये मल्टीपल सेलिंग का कॉन्सेप्ट है ना, आप अगर अपने 50 कॉन्सेप्ट वाले डेज में देखो तो वहां पर एक टॉपिक मल्टीपल सेलिंग भी पढ़ा हुआ है। टॉपिक का नाम है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में सिर्फ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही नहीं होगा, उसमें यह सवाल भी है, क्योंकि ये भी तो आखिरकार वैल्यू के परसेंटेज चेंज ही तो हो रहे हैं बार बार, वहां पर भी सिखाएंगे। तो जब एक बार आपको कैलकुलेशन के अप्रोच सिखा देंगे, फिर सवालों पर पहुंचेंगे तो वहां पर इस सवाल को जितने तरीके से तोड़ा जा सकता है, बेहतर तरीके, बेसिक नहीं बेहतर तरीके, उतने तरीके से तोड़ेंगे। अब एक बच्चा कहेगा बोले सर जी 88 दिखा है, 11 का मल्टीपल भी तो लगा सकते हैं, हाँ या ना, ये पॉसिबल भी है। तो तरीके बोले सर 9 का मल्टीपल बच्चे का यूज होता है। फिर एक बोलेगा बोले सर डिजिटल सम लगाइए, तो करेंगे ना, लेकिन आज फोकस यूनिट डिजिट पर है, राइट। चलिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट। मोहन ने 20 वर्ष पहले 20% वार्षिक दर से एक राशि 4,22,092 रुपए राशि उधार ली। यह सवाल एसआई में पिछले 3 साल से पूछा, मैंने एक वीडियो पहले भी बताई थी इस सवाल को करने की, क्योंकि ये सवाल जब भी आ रहा है ये हर बार यूनिट डिजिट डिफरेंट दे रहे, हर बार यूनिट डिजिट डिफरेंट दे रहे, और ये सीरियल में ही पूछ रहे हैं, 23-24 से भर भर के पूछे। तो तुम्हें करना क्या, एक बात इस सवाल के लिए मैंने अप्रोच किया बताई थी आपको कि अगर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना पैसा लिया, राइट, 1 वर्ष के बाद उसने इतना पैसा चुका दिया, मैंने आपको बताया था, आप ये लाइन भूल जाओ, सीधे पढ़ो। बोले मोहन ने 20% के हिसाब से इतना पैसा लिया, दूसरे वर्ष के टाइम पर उसको अपना पेमेंट फिनिश करना है, कितना पैसा देगा? तो आप क्या बोलोगे? बोले कितना पैसा देगा? 4,22,092, और 20% का रेट है तो 2 साल का इफेक्टिव रेट हो जाएगा 40%, 2 साल का इफेक्टिव रेट हो जाएगा 40%। अगर 40% इफेक्टिव रेट हो गया तो इसका मतलब 140% उसको पैसा देना पड़ेगा, अमाउंट हो जाएगा 140%। 140% परसेंटेज को अगर अपन 100 लिखोगे तो 1 पॉइंट। आपका ये कहना है सर इतना पैसा उसे चुका, इतना पैसा उसे देना पड़ेगा। आगे क्या है, लेकिन वो 21,679 रुपए, 21,679 रुपए 1 साल पहले दे गया, तो 1 साल में 20% के हिसाब से वो 21,679 कितना हो गया होगा? बोले सर वो 20% के हिसाब से वो 120% हो गया होगा, मतलब 1 पॉइंट।
तो अभी इतना तुम्हें देना था जिसमें से ये आप दे चुके हो, तो ये आप घटा देंगे, बस ये कैलकुलेशन थी। आप उस सवाल को देखिए, मैंने डिटेल में वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों करते हैं, सारा कुछ चीर फाड़ के। जब मैं कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो फिर डिटेल डिस्कशन ही चलता है, ये हर एक चीज आपके समझ। अब यहां पर क्या करें, इस सवाल में एक चीज हमेशा ध्यान देना, इसका यूनिट डिजिट आपका डाइल्यूट होगा, यूनिट डिजिट हमेशा डाइल्यूट होगा। तभी देखो आपका डेसिमल नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां पर डेसिमल तो बनेगा लेकिन वो डेसिमल डाइल्यूट हो जाएगा। कैसे होगा डाइल्यूट, समझिए जरा। जैसे अगर मैं गुणा करूंगा सर 14 दूनी, मैं ब्लू पेन से ही लिख देता, बोले सर 14 दूनी 28 हासिल 2, 14 निम्मा 126 और 2 128, आगे जो भी है देखिए। अच्छा उसी तरीके इसको अगर करेंगे तो 12 निम्मा 108 डेसिमल हासिल 10, 12 सत्ते 84 और 10, ये पूरी कहानी। इसका मतलब अब अगर इसमें से आप इसे घटा रहे हो तो आप देखो लास्ट डिजिट कैंसिल हो गया, इसीलिए दशमलव के बाद घटाटा नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है। आपको कह रहा हूं सर 8 में से 4 गया तो जो भी आंसर होगा उसका आखिरी का डिजिट 4 होना चाहिए, ऑप्शन। एक क्वेश्चन ऐसा ही और है, इसी सीट में है, मैंने रखा हुआ है, मुझे याद है। तो एक सवाल आपको और दे रहा हूं, वो आप और लगाइए। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस वाली सीट में होगा, तो लगाना जरूर। जितने भी सवाल आप आएंगे सब में आपका ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। निश्चित राशि एबीसीडी को एबीसीडी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के शेयर का रेशियो 1 और 3 है, बी और सी के शेयर 2 और 5 है, सी और डी का 2 और 3 है। तो सबसे पहला काम आप एबीसीडी का डिटेल शेयर निकाल लीजिए, तो वो कितना हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले तो ये सिखा दूं कि ये कैसे निकालते हैं, कि ए रेशियो बी कितना दिया गया भाई, 1:3, ये सीख लो इक्विवेलेंट रेशियो फिगर आउट कैसे। बी रेशियो सी कितना हो गया, 2:5, सी रेशियो डी कितना हो गया, 2:3। तो यहां से डायरेक्टली आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। जिगजैग कॉन्सेप्ट है आपका। सबसे पहला काम इनको गुणा कर, 1 गुणा 2 गुणा 4 रेशियो। अब इसको हटाओ, इसको पिक कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब इसको हटाओ, इसको पिक कर लो, 3 पंचे 15 दूनी 30। अब इसको हटाओ, इसको पिक कर लो, 3 पंचे 15 दिया 35। ये आया फाइनल डन, सीजीएल 2022 का। अब ए और सी के शेयर के बीच का अंतर कितना है तुम्हारे हिसाब से। अभी थोड़ी देर पहले सवाल लगाया था, बोले सर 26 का, और सवाल कह रहे हैं अंतर है 3500, राइट। अब कह रहे डी का हिस्सा बताओ, डी का हिस्सा जानना है, बोले ये रहा सर डी का हिस्सा। अब डी का हिस्सा चाहे तो मैं डी बोलूं, चाहे तो मैं 45 बोलूं। अब तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एक ही बार, क्योंकि अब ये शायद चौथी बार यूज हो रहा है। तो अब तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। बोले सर अब बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, कोई हेडेक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई हेडेक नहीं है, अच्छी। करना क्या है, बोले सर देखो एक बात तो समझ कि अगर हम गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 0। तो अब 6 के साथ ऐसे किसी नंबर का गुणा करो जिसमें 0 आए। तो सर 6 पंचे 30, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, सभी 0 दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोले सर सब के सब 0 दे। अच्छा फंस गए यार, फिर तो सबके सब अगर 0 दे रहे हैं तब तो फिर फंस गए जाके। बोले नहीं 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 यार, कुछ ना कुछ गेम करना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी, गेम तो कोई ना कोई खेलना पड़ेगा। तो हमने कहा एक काम करो, 2 से काटो, बन गया। और 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो हमें पता है कि यहां पर लास्ट में 5, क्योंकि 10 ही है तो 5 आना कम। यूनिट डिजिट नहीं है क्योंकि 2 का मल्टीपल 1 ही है, 2 का इकलौता मल्टीपल था, 4 से कट नहीं रहा है, तो ये 2 का अगला मल्टीपल तो मिलेगा नहीं जो ये इवन नंबर बनाए। तो बोले सर ये 5 ही आएगा। अब यार हमें क्या करना है सर, 5 25, 5 25। बोले सर अब अगर आप गौर से देखें तो यूनिट प्लेस आ रहा है 5। अब 13 में ऐसे 3 में ऐसे नंबर से गुणा करो कि यूनिट प्लेस 5 मिल जाए, तुम्हें मालूम। बोले सर ये 3 तो आउट हो गए, अब तो सर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है जो 5 दिया 15 दे सकता है। तो ऐसा भी कभी कभी गेम होगा, है ना। चलिए मेंस का क्वेश्चन था ये, अच्छा सवाल, और इसमें इक्विवेलेंट रेशियो आई होप आप समझ पाए होंगे जिगजैग कॉन्सेप्ट।
अब इन्होंने बोला कि एक ठोस धातु का घनाभ है, इसको पिघलाकर 8 घनों में हमने बांटा। 2 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया, बहुत प्यारा वर्ड है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये आपका अगर मैं बोलूं घन है, ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया में तो 6 सरफेस जुड़ेंगे, बट लेटरल सरफेस एरिया ये सिर्फ 4 होता है, अपर और लोअर लेटरल में नहीं आते हैं। और उन्होंने लेटरल सरफेस एरिया ही पूछा है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा मेरे भाई, क्यूब है तो 4a स्क्वायर, राइट, 4a स्क्वायर होने जा रहा है। अब 2 घन है तो इंटू 2 और कर देना। अब बस हमें घन की साइड का पता लगाना है, किसी भी तरीके से पता लगा सकते हैं क्या? तो बोले इन्होंने ये जो डायमेंशंस दिया है ना, 12 गुणे 54 गुणे 72, इसमें से गुरुदेव 8 घन बनाए हैं। तो मैंने कहा 8 घन बनाए हैं, तो 8 घन बनाए तो ये बन गया। आप कुछ निकालो, इनको क्यूबिक फॉर्म में बनाना है, कैसे के? तो सब देखो, ये लिखा है 27 गुना, और ये लिखा है 4 गुना। तो क्यों ना हम 9 गुणा 9 गुणा 9, एक 3 इधर दे दिया तो 9 9 9, और 2 गुणा 2 गुणा, इसका मतलब ये 18 का क्यूब बच रहा है। तो a बराबर 18, a बराबर जैसी 18 आया तो इसका मतलब 18 का क्यूब 8 8 64 क्यूब, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? साइड हमारे, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर है यार, स्क्वायर है, तो 8 8 64, 4 स्क्वायर है तो 4 है यूनिट प्लेस। अब क्या आंसर का आंसर है? 4 चौको 16, 6 6 दूनी 12, आंसर 2 होना चाहिए, 25 92 आंसर। सवाल अच्छा, इसमें तुमसे जो गलती हो सकती है, तुमसे गलती ये होगी कि कहीं ना कहीं आप ऐसा ना कर जाइए, 6a स्क्वायर हमारे दिमाग में चलता है, तो सर 4 छंग 24, 4 दूनी 8, आपके हिसाब से ये आंसर आ सकता है। तो ये आंसर किस परिस्थिति में आ सकता है? क्योंकि जब आप टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हो, लेकिन ध्यान देना इन्होंने क्लियरली पूछा है, बोले लेटरल सरफेस एरिया, तो 6a स्क्वायर नहीं निकालेंगे, 4a स्क्वायर। एक ये नई चीज भी सीखा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैलिड वोट का 60% वोट मिल रहा है, 15% इनवैलिड हुए, मतों की कुल संख्या 8400 थी, तो दूसरे को कितने वैलिड वोट मिले? अब अगर देखो 8400 टोटल वोट थे मेरे भाई, 15% इनवैलिड हुए तो कितने वैलिड पड़े? बोले सर 85%। ग्रेट। इसमें से 60% अगर ये ले गया एक कैंडिडेट, तो दूसरे वाले को मिला वो 40%, तो 40% मतलब 2/5। ये हमारा आंसर 2/5। चूंकि ऑप्शन सब अलग अलग है तो हमने कहा खेल लो, ये गया, इससे कैंसिल किया 17 पर, 7 दूनी 14, 4 4 चौको 16 है ऑप्शन। तो हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक लगा लिए? अब तो आपको इतना समझ में आ गया होगा इन शॉर्ट। बोले सर रेशियो भी लगा चुके हैं, एवरेज भी लगा चुके हैं, एलिगेशन भी लगा चुके हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हुआ है नहीं हुआ? अब एक टाइम स्पीड डिस्टेंस है ना, ये हो गया। बोले इधर मेंसुरेशन रगड़े पड़े हैं, नंबर सिस्टम, SCF LCM, अल्टीमेटली पूरा मैथ। और मैं कह रहा हूं पूरा मैथमेटिक्स नहीं, तुमने सिर्फ एक चीज सीखी, क्या? बोले सर ऑप्शन के डिजिट अलग है, अप्रॉक्स नहीं पूछा है, मैं सबसे पहले यूनिट डिजिट लगाऊंगा। बस आज के पूरे इस 1.5 घंटे 2 घंटे के सेशन में आपने क्या सीखा? मैं अगर पूछूं तो खुद से पूछो क्या सीखा है? बोले अगर यूनिट डिजिट के ऑप्शंस के यूनिट डिजिट अलग अलग है, अप्रोक्सीमेट नहीं पूछा है, तो मैं यूनिट डिजिट, सिर्फ यही सीखा है आपने आज के, है ना। वो जो सीट दे रहा हूं उसको लगाओ, और लगाने की एक ही कंडीशन है, सॉल्व नहीं कर देना, हर सवाल में यूनिट डिजिट लगेगा, पहले जज कर लेना कि लगेगा या नहीं लगेगा। अब जैसे ये सवाल है, अगला क्वेश्चन है, इसमें यूनिट डिजिट लगेगा या नहीं लगेगा? मैंने आज ही कुछ सिखाया, ताजा ताजा, है ना, बासी नहीं करते। और ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, औसत गति पूछिए। औसत गति क्या पूछे? बोले सर औसत स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यस और नो? बोले हाँ। मैंने कहा क्या सीखा? बोले सर टोटल डिस्टेंस 160 किलोमीटर है, मतलब न्यूमरेटर का यूनिट डिजिट 0 बनना चाहिए।
यही सिखाया ना, 3 0 और +1। बोले सर इसका तो 1 बन रहा है, नहीं होगा। 3 दूनी 6 और 1 7। बोले सर इसका 7 हो रहा है, नहीं होगा। 3 एकम 3 और 1 4। बोले सर इसका 4 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 तिया 9 और 1 10। बोले सर इसका 0 हो रहा है, ये आंसर ऑप्शन सी। यही तो सिखाया था, लग गया, खत्म। मैं क्यों ही इन सब चक्करों में पढ़ूं जाके। ये आपका एवरेज स्पीड आ गया। समझ में आई आपको बात, कि आपको एक ही चीज सिखाई गई है। अब ये 4 ऑप्शन है, यूनिट डिजिट बोले सब अलग अलग है। क्या करेंगे, यूनिट डिजिट कैसे लगाने समझिए। मैं अगर यहां से देखूं तो बोले सर यहां से देखिए तो दशमलव के बाद 3 अंक बन जाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक बन जाएंगे सर, और 8 3 24 लास्ट -6। अब 3 अंक है तो 0 0। इसको अगर सॉल्व करोगे तो सर 10 में से 4 गया 6, तो सर इसका जो भी आंसर आएगा तो सर इसमें लास्ट में 6 सही है, ऑफ 0.8। अब बोले सर एक अंक दशमलव का और लगा दिया है आपने, तो इसके बाद में सर दशमलव के अब 4 अंक हो जाएंगे, 1 2 3 और 8 6 48। बोलो हाँ या ना, यस और नो। प्लस का 7 है तो 7 तो आगे जाएगा, दशमलव में थोड़ी ना 7 हरकत करेगा। तो जो भी आंसर है वो सर लास्ट में इतना जाएगा। मैंने कहा अच्छा, फिर आगे क्या बोले सर ये इससे घटाना रहेगा, तो दशमलव 3 0 0 0। इसका मतलब ये कि आंसर दशमलव के 4 अंक में होगा। बोले बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा, 10 में से 8 गया, कितना आएगा? बोले सर 2 आएगा, ऑप्शन बी करें। कौन दशमलव के चक्कर में, समझ में आए कैसे यूनिट डिजिट लगाएंगे। अब तो लग जाएंगे ना तुमसे। एक बर्तन में 40 लीटर का पात्र में दूध रखा है, 40 लीटर, इसमें से 4 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया, रिप्लेसमेंट हो गया। बोले ये प्रक्रिया 2 बार और की गई, मल्टीपल रिप्लेसमेंट हो गया। अब मल्टीपल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, दूध की मात्रा। बोले सर 40, कितना रिप्लेस किया गया है? बोले सर 10% रिप्लेस किया गया। कितना रिप्लेस हुआ है मेरे भाई? 10% रिप्लेस किया गया, तो बचा कितना है? 90%। तो पहले रिप्लेसमेंट के बाद 90% बचा, दूसरे रिप्लेसमेंट के बाद भी 90% बचा, और तीसरे रिप्लेसमेंट के बाद भी 90%। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 जीरो ये शो करेंगे कि दशमलव के 2 अंक चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब यूनिट डिजिट देख लीजिए तो 9 निम 81, 1 निम्मा 9 और 9 चौको 36। यूनिट प्लेस 6 होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये एलिगेशन में लग गया है ना, क्योंकि हमारा यूनिट अलग था। एक और सवाल है, एबीसी ने 4 2 9 के अनुपात में एक पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, तो ये पार्टनरशिप टॉपिक आ गया। कुछ छूटा कोई भी टॉपिक तो मैं क्या बोलूं कि आपने हर टॉपिक में यूनिट डिजिट लगाना सीखा, लेकिन लगाने की कंडीशन बोले 2 ही थी। ऑप्शंस अलग अलग यूनिट डिजिट होना चाहिए। अब तुम बोलो यूनिट डिजिट अलग अलग का है सर, एक ही है। मैं कह रहा हूं है, चश्मा लगाओ ना मेरा वाला। आप अगर गौर से देखो तो अगर मैं 2 जीरो एलिमिनेट कर दूं सबकी, तो क्या यूनिट डिजिट सेम हो गई या नहीं हो गई? अलग अलग हो गई। बोले हाँ सर गेम तो है। मैंने कहा है तो लगाएंगे ना फिर, है ना, तरीके हैं। तो अब करना क्या है देखो समझो, ए बी और सी ने 4 2 9 के रेशियो में पैसा लगाया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी को आधा करे। रुको, एक तिमाही के बाद आधा करेगा, 3 महीने बाद तो 2 बचेगा, फिर 6 महीने बाद करेगा 1 बचेगा, फिर 9 महीने बाद दशमलव पहुंच जाएगा। तो मैं इस रेशियो को डबल कर लेता, तो एक साइड पर ए, एक साइड पर बी और एक साइड पर सी। तो मैं कहूंगा कि ए ने 8 रुपए लगाए, बी ने 4 रुपए लगाए और सी ने 18 रुपए। रेशियो वही है। हमने ये क्यों किया? क्योंकि अब ए को अगर बार बार आधा करना होगा ना तो डेसिमल नहीं बनेगा, डेसिमल से दूर रखता हूं। तो ए हर 3 महीने पे आधा कर रहा है, बी हर 3 महीने पे दुगना कर रहा है, सी अनचेंज रख रहा है। तो हर 3 महीने पे ये कितना कर रहा है? बोले सर ये 4 करेगा, ये डबल करेगा 8, ये फिर आधा करेगा, ये फिर सिर्फ 16 कर देगा, ये फिर आधा करेगा, ये सर 32। और ये सब 3 महीने के लिए हो रहा है, हर 3 महीने पे हो रहा है। इनका तो ये 12 महीने के लिए एक साथ लग गया, कैंसिल कर दो। तो इनका जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटेगा? बोले सर 8 4 12 3 15 रेशियो। ये कितना हो जाएगा? बोले सर 16 4 32 4 36
जोड़ ही लेते हैं। 16 4 20, 20 30 50, 52 और 8 60। रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 18 चौको 72। और किसी से कट रहा है 3 से, और अगर काटना चाहो तो काट लो। 5 20 24, ये आया पूरी कहानी। अब क्या करना है सर, ए का हिस्सा 24,000, 5 बराबर अगर 24,000, कुल लाभ बताइए। अब कुल लाभ चाहिए, देखो 2 जीरो तो मेरे पास मैच कर रही, तो मैं 2 जीरो तो खा जाऊं। मैं सिर्फ, अब मैंने वहां की 2 जीरो खाई है तो यहां की भी 2 जीरो खत्म। अब तुम्हारा सवाल लग गया काम का। बोले सर देखो, अगर 5 बराबर है, क्या करना है? बोले सर अगर 5 बराबर है 240 के, तो तुम्हें क्या गेम सिखाया गया है? बोले कुल लाभ कितना है? कुल लाभ बोले सर 49। कुल लाभ कितना है? बोले सर 49। तो प्रॉफिट 49 है, इधर हम 49 लिख देंगे। अब क्या करना है? बोले सर यहां से देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है। बोले सर यहां से यूनिट डिजिट बन रहा है हमारे पास में 0, जो हर एक से मिल जाएगा। यहां पर यूनिट डिजिट बन रहा है 0, जो 5 के साथ चाहे 6 को गुणा 0 गुणा करो, चाहे 4 को, चाहे 2 को, चाहे 6 को, सबके साथ मिल रहा है। अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले ऐसी सिचुएशन फिर हुई थी, तो आपने उस सिचुएशन में क्या गेम खेला था? बोले सर वहां ये खेल दिया था, ये लो बात करते, वहां ये खेल दिया था। अब ये खेल के क्या हुआ सर? 9 8 12, ये यूनिट डिजिट लास्ट, ये सारे हथखंडे आपको दिए गए। तो अल्टीमेटली इस तरीके से आप यूनिट डिजिट लगा करके चीजें अपनी थोड़ी सी सॉर्ट कर, तो थोड़ी नहीं, कई कई जगह पर आपने देखा कि अभी मेन मुद्दा ये है, पता है क्या है? मैं आपको एक चीज और बताऊं इस पूरे सेशन के बाद में, कि आपका आज का आखिरी सवाल था 45 क्वेश्चन, और लगभग हमने 36 सवाल डिस्कस करे, कॉन्सेप्ट समझा, सारी चीजें बताई आपको। अब अगर कंक्लूड करूं तो मैं आपको ये समझ में आएगा सर यूनिट डिजिट तो महारत आ गई है, नहीं यार, मेरी पढ़ाई में थोड़ी सी मेहनत पड़ती, एक बार समझ लेना। मैं मौज ले लेके आपको नहीं पढ़ा पाता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मौज लेने का जगह और समय वो अलग है। वहां पर सिर्फ मौज होनी चाहिए, जहां पढ़ाई की बात करो वहां सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई में कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, जो मौज लेने में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है। नो डाउट हंस हंस के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए, बट कंसंट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हर एक चीज में लिए, और एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, राइट? एक चीज। दूसरी चीज, अभी एक लेक्चर में हमने आपको ये सब कुछ सिखाया, आप सोचो कि नहीं सर बन गया, नहीं अभी नहीं बने, अभी मैं आपको अपने हिसाब से बना रहा हूं। इन 50 लेक्चर में जब आप बने रहोगे मेरे साथ लगातार, तब आपके अंदर एक्चुअल चेंज आएगा। अभी तो ये सिखाया हमने, अगर आपने 4-6 लेक्चर अगर पढ़े उसके बाद आप हट गए, तो जो भी सिखाया वो कुछ लेक्चर के बाद आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। अभी ये 50 लेक्चर होंगे, आज मैंने यूनिट डिजिट सिखा दिया, इसका मतलब समझिए ना। अब अगले 50 लेक्चर में जहां पर भी यूनिट डिजिट का यूज हो सकता है, वहां आप प्रैक्टिस करोगे उसको बार बार मेरे साथ बोर्ड पे। देन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तब वो आपके हाथ से ऑटोमेटिकली निकलेगा। बोले सर इसमें यूनिट डिजिट लगेगा, जब रोज रोज उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो तब वो आ पाएगा। एक बार सिखाने से अगर सबको अगर एप्लीकेशन आ जाए, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत आसान चीज है? हर एक बच्चे को फिर आना चाहिए, हर एक बच्चा इस चीज को अप्लाई करना चाहिए। क्यों नहीं होता है आपसे अप्लाई? क्योंकि आपने सीखा तो है, बट प्रैक्टिस का पार्ट नहीं। तो इस पूरी सीरीज में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा भी, और उनको आपकी प्रैक्टिस का पार्ट भी बनवाऊंगा, तो जिससे जब कभी भी आपके सामने सवाल आए, तो इन पूरी 50 क्लासेस का इंपैक्ट सॉल्यूशन में दिखाई दे, ये मेक श्योर मैं करूं। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एंड आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, एंड कल के लेक्चर में मुलाकात करें। पढ़ाई करो, मस्त रहो, खुश रहना, मुलाकात करते हैं आपसे जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।